हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपने टॉपिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में आज लेक्चर नंबर 12 की ओर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 11 तक हम लोगों ने कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में डिस्कशन कर लिया था। तो अभी कन्वेंशनल में कुछ मशीनें हमारी जैसे ड्रिलिंग, बोरिंग, ग्राइंडिंग, मिलिंग ये सब बची हुई हैं, तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं जिसका नाम है वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, और ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए उसी के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। जैसा कि देखिए, हम आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वेल्डिंग टेक्नोलॉजी। इसे कहते हैं वेल्डिंग तकनीकी। तो वेल्डिंग का मतलब क्या होता है? वेल्ड मतलब जोड़ना होता है। जैसे देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें वेल्ड की बात करें तो वेल्ड मतलब जोड़ना होता है। अब देखिए, अगर हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो ऑब्वियसली है दो या दो से अधिक पार्टों को हम एक साथ जोड़ते हैं। एक पार्ट को कभी भी हम नहीं जोड़ते, एक पार्ट तो अकेला इंडिविजुअल होता है। तो जब हम दो या दो से अधिक पार्ट को जोड़ते हैं तो उसमें देखिए स्टूडेंट कैसे जोड़ते हैं और जॉइंट हमारे कितने तरीके के होते हैं। तो जब हम वेल्डिंग की बात कर रहे हैं और किसी पार्ट को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जॉइंट हमारे कितने तरीके के होते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम जॉइंट को बेसिकली दो तरीके से बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग मैकेनिकल बॉन्डिंग, जॉइंट का मतलब देखिए बॉन्डिंग से बात हो रही है। बॉन्डिंग मतलब जोड़ना। तो सबसे पहले हम जॉइंट को दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। पहला हमारा होता है मैकेनिकल बॉन्डिंग और दूसरा हमारा होता है एटॉमिक बॉन्डिंग। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग दो तरीके की बॉन्डिंग को कंप्लीट करते हैं। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है कि जैसे ये वर्कपीस है और ये दूसरा वर्कपीस है, इन दोनों वर्कपीस के बीच में हमारा जो मटेरियल आपस में जुड़ेगा, लेकिन इसका कोई भी मॉलिक्यूल इसके किसी भी मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। और एटॉमिक बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ कि इस तरीके का हमारा वर्कपीस है और जब इन दोनों वर्कपीस को हम जोड़ेंगे तो इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलकर बॉन्डिंग बनाएंगे। ऐसे बॉन्डिंग को हम एटॉमिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो चलिए अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं। देखिए, मैकेनिकल बॉन्डिंग बेसिकली हम दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। पहले हम क्लासिफाइड करते हैं टेम्परेरी बॉन्डिंग और दूसरी हम डिफाइन करते हैं सेमी परमानेंट बॉन्डिंग या जॉइंट बात एक ही है। देखिए, टेम्परेरी जॉइंट का मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि हम जब किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो हम क्या लेते हैं, हमारे पास देखिए एक प्लेट होती है। प्लेट का मतलब वर्कपीस होता है और मोर देन वन वर्कपीस को जब हम जोड़ते हैं तो जिस एलिमेंट के द्वारा जोड़ते हैं उस एलिमेंट का नाम होता है फास्टनर। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें नट एंड बोल्ट की, अगर हम बात करें तो देखिए नट एंड बोल्ट हम क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं या दो प्लेट लेते हैं, उनमें होल करते हैं और क्या करते हैं, नट को पास करते हैं, फिर बोल्ट को इस तरफ से टाइट करते हैं। तो जो नट एंड बोल्ट हमारा होता है वो एक फास्टनर की तरह काम करता है और दो या दो से अधिक प्लेटों को आपस में बॉन्ड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, एक प्लेट हमारी इस तरीके से हो और एक प्लेट हमारी इस तरीके से हो, ऐसे। अब हम दोनों के बीच होल करते हैं और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, बोल्ट लगा दिया, और इस तरफ हम ऐसे नट को लगा देते हैं, टाइट कर देते हैं। तो ये हमारी दोनों प्लेट होती हैं और ये हमारे फास्टनर होते हैं। तो टेम्परेरी जॉइंट हमारा क्या होता है, देखिए इसमें कहीं भी मैकेनिकल के सिवा एटॉमिक बॉन्डिंग नहीं हो रही है। एक दूसरे का मॉलिक्यूल कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है बॉन्डिंग के लिए। अब इसमें देखिए, जब हम बॉन्ड को कंप्लीट करते हैं या जॉइंट को रीओपन करते हैं तो उस समय हमारा फास्टनर भी सेफ रहता है और हमारी प्लेट भी सेफ रहती है। तो उसी तरीके के जॉइंट को हम बोलते हैं टेम्परेरी जॉइंट। टेम्परेरी जॉइंट में हम कह सकते हैं कि बोथ, ऐसे देखिए, बोथ फास्टनर एंड वर्किंग प्लेट
वर्किंग प्लेट आर सेफ। कब सेफ रहेंगे? व्हेन रीओपन द जॉइंट, व्हेन रीओपन द ज्वाइंट। तो इस तरीके से हमारा ऐसे ज्वाइंट को हम बोलते हैं टेम्परेरी ज्वाइंट। इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल हैं, नट एंड बोल्ट है, कपलिंग है, स्क्रू एंड पेच है, स्क्रू है, पेच है, एटसेट्रा। इस तरीके के जितने भी ज्वाइंट हमारे, देखिए जैसे ये हम एक ज्वाइंट बना रहे हैं, ये हमारा एक ज्वाइंट कंप्लीट हो गया, फिर हमने इसको रीओपन कर दिया, तो इस तरीके से हमारे ज्वाइंट क्या कहलाते हैं? टेम्परेरी ज्वाइंट कहलाते हैं। चलिए सेकंड क्लासिफिकेशन हम बात करते हैं सेमी परमानेंट ज्वाइंट की। सेमी परमानेंट ज्वाइंट क्या होता है? देखिए सेमी परमानेंट का मतलब हमारा ये होता है, जैसे हम बात करें फास्टनर एंड प्लेट, तो ऐसा ज्वाइंट जिसमें ज्वाइंट को रीओपन करते समय फास्टनर हमारा क्या हो जाए? फेल हो जाए, लेकिन प्लेट हमारी सेफ रहे, इस तरीके के ज्वाइंट को हम सेमी परमानेंट ज्वाइंट कहते हैं। अब इसमें देखते हैं कैसे फास्टनर सेफ फेल होगा और प्लेट हमारी सेफ होगी। तो देखिए सबसे पहले एक डायग्राम यहाँ पे देखिए, इस तरीके का एक प्लेट हमने लिया और इस तरीके से एक दूसरी प्लेट इसके ऊपर हमने रखा और इसके बीच में एक हमने क्या किया? होल बनाकर इस तरीके से रिवेट का यूज किया। एक तरफ रिवेट का कप था, इधर रिवेट की बॉडी ऐसे आएगी। अब हम क्या करते हैं? हैमरिंग एक्शन से या मैकेनिकल एक्शन से इस सिरे को भी पीट कर ऐसा बना देते हैं, तो ये भी जॉइंट हमारा ऐसा कंप्लीट हो जाता है। अब ये हेड हमारा खत्म हो गया। तो इस तरीके के ज्वाइंट में देखिए हमारा क्या होगा, जब हम फास्टनर को रीओपन करेंगे, मतलब ज्वाइंट को रीओपन करेंगे, तो उस समय इस मटेरियल को देखिए या तो यहाँ से काटना पड़ेगा, किसको? रिवेट की बॉडी को, या तो यहाँ से काटना पड़ेगा या तो यहाँ से काटना पड़ेगा। अगर यहाँ से काटेंगे तो ये दोनों प्लेटें अभी भी ज्वाइंट में बनी हुई हैं, और यहाँ से जब काटेंगे तो ये प्लेट हमारी बाहर चली जाएगी और ये प्लेट हमारी बाहर चली जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ज्वाइंट क्या हो जाएगा? रीओपन हो जाएगा। लेकिन जब हमने ज्वाइंट को रीओपन किया तो देखिए कहीं न कहीं रिवेट हमारा क्या हो रहा है? फेल हो रहा है, और हमारी प्लेटें क्या हैं? सेफ हैं। तो ऐसा ज्वाइंट जिसमें हम रीओपन करते हैं तो उस समय फास्टनर फेल कर जाए और प्लेट हमारी सेफ रहे, ऐसे ज्वाइंट को हम सेमी परमानेंट ज्वाइंट बोलते हैं। लेकिन जब रीओपन करेंगे, तो अगर रीओपन नहीं करेंगे तो उस समय ये ज्वाइंट हमारा एज ए परमानेंट बिहेव करेगा, ऐसा ज्वाइंट हमारा परमानेंट बिहेव करेगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में देखिए, सेमी परमानेंट के एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया रिवेट, दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया स्ट्रेच ज्वाइंट। स्ट्रेच आपको बता रहे हैं क्या होता है। तीसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया श्रिंक ज्वाइंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया स्टपल ज्वाइंट। चलिए इन सब के एग्जाम्पल बता देते हैं। देखिए स्ट्रेच ज्वाइंट का मतलब क्या हुआ और श्रिंक ज्वाइंट का मतलब क्या हुआ। जब हम मेटल सीट का ऑपरेशन पढ़ते हैं, यानी सीट मेटल का ऑपरेशन पढ़ते हैं, तो उस समय देखिए एक प्लेट हमारी ऐसे होती है और इस प्लेट को हम इस तरीके से ऐसे बेंड कर देते हैं और दूसरी प्लेट हम ऐसे लगा देते हैं। जब 3D में आप देखते हैं तो इस तरीके से एक प्लेट ये होती है, इस तरीके से एक प्लेट ये होती है। इस प्लेट के सिरे को भी हमने मोड़ दिया, इस प्लेट के भी सिरे को मोड़ दिया और हैमरिंग एक्शन कर दिया, तो इस तरीके से ज्वाइंट हमारा क्या हो जाएगा? परमानेंटली क्लोज हो जाएगा। लेकिन जब इस ज्वाइंट को रीओपन करेंगे तो हमें यहाँ से इस प्लेट को काटना पड़ेगा, उसके बाद ये दोनों प्लेट हमारी सेफ हो जाएंगी। और जब ज्वाइंट हमने कंप्लीट किया था तो ये मटेरियल हमारा एज ए फास्टनर बिहेव करेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने में रिस्पॉन्सिबल था। तो इस तरीके के ज्वाइंट को जब सीट मेटल ऑपरेशन करते हैं तो हम बोलते हैं स्ट्रेच ज्वाइंट। चलिए श्रिंक ज्वाइंट की बात करते हैं। श्रिंक ज्वाइंट का मतलब आप देखते हैं, देखिए स्ट्रेच ज्वाइंट ज़्यादातर आप सीट मेटल का मतलब जैसे हम बॉक्स वगैरह बनाते हैं, है ना, तो शादी विवाह में जो गिफ्ट वगैरह करते हैं। चलिए बात करते हैं श्रिंक ज्वाइंट की। श्रिंक ज्वाइंट का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करिए एक हमारे पास इस तरीके की पाइप हो और सेम डायमीटर की एक दूसरी पाइप हो, सेम डायमीटर की एक दूसरी पाइप हो। अब जब दोनों का डायमीटर सेम होगा तो कभी भी एक पाइप दूसरी पाइप के अंदर नहीं इनलेट करेगी। लेकिन जब हम किसी एक पाइप को हम क्या करें? हीट दे देंगे,
हीट दे देंगे तो इस पाइप के जो मॉलिक्यूल है, मतलब इनके मॉलिक्यूल की जो हमारी कोहेसिव पावर है वो कम हो जाएगी। उस समय इस कोल्ड वाले वर्कपीस को जब इसके अंदर हम इनलेट कराएंगे तो ये गर्म होने के कारण क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा, जिससे ये वाला पाइप आसानी से इसके अंदर फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद जब ये कोल्ड हो जाएगा दोनों, तो इन दोनों के बीच ये वाला पाइप हमारा जब यहाँ पे आ जाएगा तो इस तरीके से इन दोनों के बीच एक परमानेंट जॉइंट की तरह बिहेव होने लगेगा। तो इस तरीके के जॉइंट को हम सेमी परमानेंट जॉइंट बोलते हैं। अब इसमें देखिए जितनी दूर तक ये पाइप हमारा हीट होके जॉइंट हुआ था इसको हम बोलते हैं फास्टनर, और बाकी ये हमारी प्लेट हो गई, ये हमारी वर्किंग प्लेट हो गई। जब जॉइंट को रीओपन करेंगे तो इसको हमें काटना पड़ेगा, उसके बाद ही ये जॉइंट हमारा रीओपन होगा। इसमें कहीं भी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग नहीं हो रही है। एक पार्ट हीट था, एक पार्ट कोल्ड था, अगर दोनों हीट होते तो हो सकता है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो जाती। तो इस तरीके से ऐसा जॉइंट हमारा कहलाता है श्रिंक जॉइंट, मतलब एक हमारा श्रिंक हो रहा है। लास्ट हम देखते हैं स्टेपल जॉइंट। तो जो हम लोग बुक्स वगैरह यूज करते हैं उसमें देखिए हम लोग स्टेपलर का यूज करते हैं। इस तरीके की हमारी स्टेपलर पिन होती है, इस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारे जो बुक के पेज होते हैं, कई सारे पेजेस आपस में क्या होते हैं, बॉन्ड हो जाते हैं। अब बॉन्ड होने के बाद ये जो बुक हमारी होती है वो परमानेंटली बिहेव करने लगती है, मतलब आसानी से हम जोड़ को ओपन और रीओपन नहीं कर सकते हैं नट बोल्ट की तरह। बट जब हम इस जॉइंट को रीओपन करते हैं तो ये स्टेपलर पिन हमारी बेकार हो जाती है। ये स्टेपलर पिन हमारी फास्टनर की तरह वर्क करेगी और बाकी बुक्स के जो पेज हमारे होंगे वो प्लेट की तरह वर्क करेंगे। तो ये सारे जॉइंट स्टूडेंट हमारे कहलाते हैं सेमी परमानेंट जॉइंट। बट ये सारे सेमी परमानेंट जॉइंट हमेशा बिहेव करेंगे परमानेंट जॉइंट की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं एटॉमिक बॉन्डिंग की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा स्टार्ट होगा एटॉमिक बॉन्डिंग। अब एटॉमिक बॉन्डिंग में जब कोई भी मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फिक्स बॉन्डिंग बनाएगा तो इसका मतलब वो बॉन्ड हमारा कैसा होगा, परमानेंट बॉन्डिंग होगी। तो इस तरीके के बॉन्डिंग को हम परमानेंट बॉन्डिंग के नाम से भी जानते हैं। इसका जैसे एग्जाम्पल हम लें, वेल्डिंग की बात करें, सोल्डरिंग की बात करें, ब्रेजिंग की बात करें, तो इन सारे ऑपरेशन में वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, देखिए स्टूडेंट सपोज करिए एक हमारे पास ये वर्कपीस होता है और ये दूसरा वर्कपीस होता है और इन दोनों के बीच में एक हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रोड रॉड होता है। जब हम क्या करते हैं, इधर से देखिए यहाँ हमने पावर सप्लाई ले लेते हैं और एक को निगेटिव टर्मिनल से एक को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और जब हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं, चाहे एसी पावर हो या डीसी पावर हो, जब पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो इन दोनों के बीच मिनिमम गैप को मेंटेन करते हैं, और वो गैप हमारा कितना होता है, 2 से 5 mm। जब हम इतना गैप मेंटेन करते हैं तो उस गैप की वजह से यहाँ के जो सपोज करिए अगर ये हमारा नेगेटिव आयन हो और ये पॉजिटिव हो तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन जंप होना शुरू करेंगे। जब जंप होना शुरू करेंगे तो बीच की जो एयर है उस इलेक्ट्रॉन की फ्रिक्शन की वजह से वो क्या होगी, आयोनाइज्ड होने लगेगी, और आयोनाइज्ड होकर वहाँ पे क्या होगा, एक स्पार्क जनरेट करेगा। और वो स्पार्क क्यों जनरेट करेगा, ड्यू टू रजिस्टेंस। यहाँ गैप होने की वजह से रजिस्टेंस क्रिएट होगा जिससे स्पार्किंग होगी। उस स्पार्किंग की वजह से इसका मटेरियल प्लेट 1 और प्लेट 2 का मटेरियल मेल्ट होगा, और जब मेल्ट होकर आपस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा। मतलब प्लेट 1 का मॉलिक्यूल प्लेट 2 के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ऐसे जॉइंट को हम बोलते हैं एटॉमिक बॉन्डिंग या परमानेंट बॉन्डिंग। इसी ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं वेल्डिंग ऑपरेशन। इसी तरीके से सोल्डरिंग और ब्रेजिंग ऑपरेशन होता है। ब्रेजिंग ऑपरेशन हमारा पाइप फिटिंग में करते हैं, प्लम्बिंग ऑपरेशन में करते हैं, और सोल्डरिंग हमारा क्या करते हैं, जैसे मोबाइल के सर्किट वगैरह जोड़ना हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सर्किट जोड़ना हो, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, सोल्डर वायर का उपयोग करके सोल्डरिंग ऑपरेशन करते हैं। तो ये तो था हमारा स्टूडेंट बेसिक टाइप ऑफ जॉइंट, कितने तरीके का जॉइंट हम यूज करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वेल्डिंग टॉपिक की ओर। अब सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, समझिए कि वेल्डिंग क्या है। तो आइए वेल्डिंग की एक डिफिनेशन लिखते हैं। देखिए वेल्डिंग क्या है।
तो हमने अभी आपको बताया कि वेल्डिंग एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है, ज्वाइनिंग प्रक्रम है, जिसमें दो या दो से अधिक वर्कपीस को जोड़ा जाता है। तो सपोज करिए, देखिए, वेल्डिंग इज ए परमानेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस इन विच अब इसमें क्या क्या उपयोग किया जाएगा। तो देखिए, पहले आपको बता दें कि जब इस प्लेट की थिकनेस बहुत पतली होगी तो उस समय क्या करेंगे, बीच में हम फिलर मटेरियल यानी एक्स्ट्रा मटेरियल का उपयोग नहीं करेंगे इन दोनों को जोड़ने के लिए, मतलब विदाउट फिलर मटेरियल हम जोड़ लेंगे। लेकिन अगर इस प्लेट की थिकनेस ज़्यादा मोटी होगी तो उस समय हम क्या करेंगे, बीच में एक्स्ट्रा एक रॉड या वायर का उपयोग करेंगे। ये इलेक्ट्रोड होगा, इसकी एनर्जी से ये रॉड हमारी क्या होगी, मेल्ट होगी और यहाँ पे आके क्या होगी, वेल्ड होगी। तो इस तरीके से इसे हम बोलते हैं फिलर मटेरियल या फिलर रॉड बोलते हैं। तो कहने का मतलब, जब प्लेट की थिकनेस कम हो तो विदाउट फिलर मटेरियल, और जब प्लेट की थिकनेस ज़्यादा हो तो विथ फिलर मटेरियल यूज करते हैं। तो वेल्डिंग इज ए परमानेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस इन विच यूज्ड with or without filler material। कॉमा, अब चलिए फिलर मटेरियल के बाद हम बात कर रहे हैं प्रेशर की। तो देखिए, जब हम लोग टंगस्टन का एक इलेक्ट्रोड, सपोज करिए कि एक प्लेट हमारी बहुत पतली हो, उसके ऊपर एक दूसरी प्लेट हमारी पतली हो, यहाँ पर हम एक टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज कर दें और यहाँ पर भी हम एक टंगस्टन इलेक्ट्रोड का उपयोग कर दें इस तरीके से, और दोनों टंगस्टन इलेक्ट्रोड को यहाँ पावर सप्लाई से हम कनेक्ट कर दें। एक टंगस्टन इलेक्ट्रोड को निगेटिव टर्मिनल, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, और जब हमने पावर सप्लाई ऑन की तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर रन करने लगेंगे। अब देखिए, इस दो प्लेटों के बीच में हम कितनी भी अच्छे तरीके से मशीनिंग कर लें, लेकिन फिर भी माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत छोटा सा गैप आपको मिलेगा, और उस गैप में एयर अपना स्थान बना के रखेगी, मतलब एयर वहाँ पे होगी। तो जब यहाँ से सर्किट हमारे फ्लो करेंगे तो जहाँ पर गैप होगा वहाँ रजिस्टेंस क्रिएट होगा, उस रजिस्टेंस के कारण हीट जनरेट होगी। उसके बाद हम पावर सप्लाई को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद हम इस पर क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। इसको हम फिक्स कर लेंगे, एक को हम फिक्स कर लेंगे और एक पर हम क्या करेंगे, प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे। प्रेशर फोर्स उतनी देर तक अप्लाई करेंगे जब तक ये दोनों मटेरियल आपस में जुड़ नहीं जाएंगे। जब जुड़ जाएंगे तो हम प्रेशर रिलीज करेंगे और वर्कपीस को बाहर कर लेंगे। इसी वेल्डिंग प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग, प्रतिरोध वेल्डिंग। तो अब इसमें देखिए, या तो हम प्रेशर को अप्लाई करके वेल्डिंग कर रहे हैं। अच्छा, इस वाले वेल्डिंग में देखिए कहीं भी हमने प्रेशर अप्लाई किया क्या, नहीं अप्लाई किया है। तो हम कह सकते हैं विथ अप्लाई प्रेशर और विदाउट अप्लाई प्रेशर वेल्डिंग ज्वाइंट कैन बी कंप्लीटेड। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था विथ और विदाउट फिलर मटेरियल यूज, उसी तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉमा विथ और विदाउट यूज प्रेशर। अच्छा चलिए, ये तो प्रेशर की बात हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं हीट की। तो जब हमने देखा इस प्रोसेस की बात कर रहे थे तो यहाँ जो हमने पावर सप्लाई दिया था इस तरीके से, तो यहाँ पे हीट जनरेट हुई थी, मतलब हमने हीट यहाँ पे दिया, तब उसके बाद ये मटेरियल हमारा वेल्ड हुआ। लेकिन इस वाले प्रोसेस में देखिए कहीं भी हमने हीट दिया क्या, नहीं दिया है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हम विथ हीट के उपयोग के माध्यम से वेल्डिंग कर सकते हैं या विदाउट हीट हम वेल्डिंग कर सकते हैं। तो सिमिलर उसी तरीके से हम कर सकते हैं कॉमा विथ और विदाउट यूज heat welding joint can be completed, joint can be completed। इस तरीके से हमारा होता है वेल्डिंग ज्वाइंट। अब एक शब्द उसमें बनता है कोलिसेंस। कोलिसेंस का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए वेल्डिंग ज्वाइंट में। देखिए, जब हम यहाँ पे ऐसे देखिएगा, ये हमारा अगर इलेक्ट्रोड हो जाए, जब इसके बीच में इलेक्ट्रॉन हमारे इस तरीके से डाउनवर्ड में फ्लो कर रहे थे, तो यहाँ के जो पॉजिटिव आयंस एक्टिव होंगे वो पॉजिटिव आयंस ऊपर की ओर अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे।
इस तरीके से क्या होता है, निगेटिव आयंस नीचे जाने लगते हैं और पॉजिटिव आयंस ऊपर जाने लगते हैं, और ये ऐसा एक इस तरीके से एक प्रोसेस बनने लगता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जब हीट जनरेट होती है तो यहाँ का मॉलिक्यूल मेल्ट होता है और ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है। उस लिक्विड स्टेट में जब ये इलेक्ट्रॉन और आयंस ऐसे घूमने लगते हैं तो इन घूमते हुए इलेक्ट्रॉन या आयंस को हम बोलते हैं पूल ऑफ मोल्टेन मेटल। मोल्टेन मेटल का मतलब पिघली हुई धातु। ये धातु हमारी क्या हो गई है, पिघल गई है। और पूल का मतलब क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे मूव कर रहे हैं और यहाँ से पॉजिटिव आयंस मूव कर रहे हैं। तो जो ये पूल ऑफ मोल्टेन मेटल होता है इसी को हम बोलते हैं कोलिसेंस, COLLIANCES, कोलिसेंस। कोलिसेंस का मतलब होता है पूल ऑफ मोल्टेन मेटल। अब इस कोलिसेंस को हम कैसे बनाते हैं, हीट का उपयोग करके। जब हम हीट को देंगे, देखिए यहाँ से हमने हीट को दिया था इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से, तो ये वर्कपीस हमारा गर्म होने लगा, मेल्ट, फिर मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद एक पूल ऑफ मोल्टेन मेटल बना, उसी को हम बोलते हैं कोलिसेंस। तो ये टर्म याद रखिएगा कि वेल्डिंग इज अ जॉइंट इन विच कोलिसेंस आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट देखिएगा इसकी डेफिनेशन, ये पूछा गया क्वेश्चन है इसीलिए इसको बता रहे हैं। वेल्डिंग इज ए जॉइंट, वेल्डिंग इज अ जॉइंट इन विच कोलिसेंस आर produced by given heat। जब हम हीट को देंगे तो कोलिसेंस हमारा बनेगा। देन आफ्टर जॉइंट आर कंप्लीट, जॉइंट्स आर कंप्लीट। तो इस तरीके से हमारा वेल्डिंग जॉइंट का डिफिनेशन होता है। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम प्लेटों को जोड़ते हैं तो वो हमारी किस तरीके के जॉइंट को बनाकर जोड़ते हैं वेल्डिंग में। तो चलिए सिंपल सा, तो हमने आपको टाइप्स ऑफ जॉइंट दो बताया, एक मैकेनिकल और एक एटॉमिक बॉन्डिंग। लेकिन अब यहाँ चलिए जब वेल्डिंग में हम लोग ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर हम कितने तरीके से प्लेट को जोड़ सकते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट इन वेल्डिंग ऑपरेशन। टाइप्स ऑफ जॉइंट इन वेल्डिंग ऑपरेशन। देखिए जब वेल्डिंग ऑपरेशन में हम ज्वाइंट करते हैं तो कितने तरीके से जोड़ सकते हैं, और वो ज्वाइंट हमारा डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ प्लेट। ये जो हम करेंगे वो अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ प्लेट। तो पहली कैटेगरी हम डिसाइड करते हैं प्लेट की पोजीशन के अकॉर्डिंग कितने तरीके का ज्वाइंट हमारा वेल्डिंग में होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर एक प्लेट हमारी ऐसे रखी हो, एक प्लेट हमारी ऐसे रखी हो और दूसरी प्लेट इसके बराबर में हम ऐसे रख दें, इसके बराबर में ऐसे रख दें, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए जब दो प्लेटें इस तरीके से जुड़ती हैं, जब दोनों का फेस इस तरीके से हो, इसमें फिलर मटेरियल हमारा ऐसा भर दिया जाए, तो इस तरीके के ज्वाइंट को हम बोलते हैं बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, दो ज्वाइंट किए गए प्लेटों के बीच में जो एंगल हमारा बनता है वो हमारा कितना बनता है, एंगल बिटवीन टू प्लेट्स कितना दिखाई दे रहा है, 180 डिग्री। तो इस तरीके के ज्वाइंट को हम बोलते हैं बट ज्वाइंट। चलिए सेकेंड बात करते हैं लैप ज्वाइंट।
देखिए लैप ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर हमारी क्या करती है, लैप करती है। कैसे लैप करती है, सपोज करिए एक प्लेट हमारी यहाँ पे हो और दूसरी प्लेट हमारी ऐसे रख दी जाए। जब इसे हम लोग 3D में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे दिखाई देगा। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर फिलर मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, इसको जोड़ेंगे, यहाँ फिलर मटेरियल प्रोवाइड कराकर जोड़ेंगे। मतलब एक प्लेट हमारी दूसरी प्लेट के ऊपर क्या हो रही है, रख दी जा रही हैं, और यहाँ एक प्लेट दूसरे के ऊपर नहीं रखी जा रही थी, दोनों प्लेटें एक दूसरे के सामने रखी जा रही थी। तो जब एक दूसरे के ऊपर लैप की जाएंगी तो इस तरीके के ज्वाइंट को हम बोलते हैं लैप ज्वाइंट। नेक्स्ट देखिएगा, अभी इसके एंगल के बारे में भी डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लैप ज्वाइंट के बाद हम लोग बात करेंगे कॉर्नर ज्वाइंट। कॉर्नर ज्वाइंट, कॉर्नर का मतलब जैसे सपोज करिए कि एक हमारे पास प्लेट इस तरीके से हो, ऐसे। अब इस प्लेट को देखिएगा, दूसरी प्लेट हमारी कुछ इस तरीके से हो, मतलब दोनों प्लेट के कॉर्नर पे हमें वेल्डिंग करना हो। कॉर्नर का मतलब यहाँ पर किनारों पर जब हम वेल्डिंग करते हैं तो इस तरीके के वेल्डिंग ज्वाइंट को हम बोलते हैं कॉर्नर ज्वाइंट। अब बात करते हैं एज ज्वाइंट। नेक्स्ट देखिए एज ज्वाइंट। एज ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी एक कॉर्नर मतलब किनारों पर वेल्डिंग हो रही थी, उसी तरीके से जैसे ये हमारी एक एज ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, तो इस तरीके से सपोज करिए एक वर्कपीस हमारा इस तरीके से हो, दूसरा वर्कपीस हमारा कुछ इस तरीके से हो। अब जब इसको हम 3D में देखेंगे, रुक जाइए, 3D में देखेंगे तो ये कुछ हमारा, ये प्लेट हमारी कुछ इस तरीके से जाएगी। तो इसके जब हम एजेस की वेल्डिंग करेंगे, एज मतलब जैसे एक एज ये हमारी हो गई, एक एज ये हमारी हो गई, इस तरीके से अगर हम केवल दो प्लेट के एज को पकड़कर वेल्डिंग करेंगे तो ऐसे वेल्डिंग ज्वाइंट को हम बोलते हैं एज ज्वाइंट। अब देखिएगा कॉर्नर ज्वाइंट की भी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, एज ज्वाइंट की भी स्ट्रेंथ कम होती है, लैप ज्वाइंट की भी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। मतलब स्ट्रेंथ कम होने की वजह से इन सब में, इन तीनों के लिए अगर हम बात करें तो जो हमारी प्लेट थिकनेस होगी, प्लेट थिकनेस का मतलब एक प्लेट की मोटाई ये है तो एक प्लेट की मोटाई ये है, मतलब किसी भी एक प्लेट थिकनेस की मोटाई हमारी 5 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब स्मॉल थिक अधिक नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 5 mm। तब हम क्या करेंगे, लैप ज्वाइंट भी कर सकते हैं और इस तरीके से हम कॉर्नर ज्वाइंट भी कर सकते हैं। अब अगर इससे अधिक थिकनेस की ज्वाइंट का प्लेट हम जोड़ेंगे तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, ये जो वेल्डिंग ज्वाइंट की स्ट्रेंथ होगी वो हमारी वीक हो जाएगी। चलिए अब देखिए इसके एंगल की बात कर लेते हैं। जैसा हमने देखा था इसमें 180 डिग्री हमें दिखाई दे रहा था। अब चलिए देखिए पहले कॉर्नर ज्वाइंट की बात कर लेते हैं। देखिए कॉर्नर ज्वाइंट में हमें कितना डिग्री दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। लेकिन ये 90 डिग्री से क्या होता है, थोड़ा से कॉर्नर को अगर हम ऐसा कर दें, देखिए इस तरीके से, जैसे सपोज करिए एक वर्कपीस ऐसा रखा हो 90 डिग्री, अगर थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर कर दें तो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बन जाएगा। लेकिन फिर भी हम वेल्डिंग ऐसे इनके किनारों पर फिलर मेटल भर सकते हैं। तो इसका जो जितना एंगल अधिक रख सकते हैं उसकी वैल्यू होती है 90 से 135 डिग्री। इस तरीके से हमारा होता है। अब हम बात करते हैं, देखिए लैप ज्वाइंट की बात करते हैं। लैप ज्वाइंट में देखिए एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर रखी गई है, अगर एक प्लेट को हम थोड़ा ऊपर कर दें, दूसरे को नीचे कर दें, तो उस समय फिलर मटेरियल ज़्यादा हमारा भरने लगेगा। जैसे सपोज करिए एक प्लेट हमारी इस तरह हो जाए और दूसरी प्लेट हमारी इस तरह हो जाए। जब हम इसको 3D में देखें तो इस तरीके से ये प्लेट हमारी दिखाई देगी। तो यहाँ पे फिलर मटेरियल ज़्यादा भरना पड़ेगा। उस समय क्या हो जाएगा, वेल्डिंग हमारी बहुत टाइम टेकन होगा और ये हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं होगा। लेकिन इसके बीच में अगर हम 0 डिग्री का एंगल रख दें, मतलब 0 डिग्री का एंगल रख दें, तो उस तरीके से हमारी लैप जॉइंट इकोनॉमिकल होगी। बट अगर थोड़ा सा भी हम आगे कर दें तो वेल्डिंग हमारी होगी लेकिन वो इकोनॉमिकल नहीं होगी। लेकिन रखते हैं हम कितना डिग्री तक रखते हैं, 0 से 5 डिग्री तक हम इस वेल्डिंग जॉइंट को
कर सकते हैं। 5 डिग्री से ऊपर इसका एंगल, ये जो एंगल हमारा बन रहा है, इस एंगल का मान 5 डिग्री से ऊपर हम नहीं रखते हैं। तो इस तरीके से हमारा होता है लैप जॉइंट। चलिए अब एज जॉइंट की जो हम बात कर ले रहे हैं, ये जो एज जॉइंट हमारा होता है, इस पे यहाँ पर जो एंगल बनता है या यहाँ पर जो ये तो प्लेट हमारी 90 डिग्री दिखाई दे रही, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो एंगल बनेगा या इन दोनों प्लेटों के बीच में जो एंगल बनेगा वो होता है, ऐसा होता है 5 to 35 डिग्री, इस तरीके से इसके बीच एंगल होता है। तो ये हमारा वेल्डिंग जॉइंट में देखिए टाइप्स ऑफ जॉइंट अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ प्लेट। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट अकॉर्डिंग टू वर्किंग। वर्किंग के अकॉर्डिंग हमारा वेल्डिंग जॉइंट कितने तरीके से हम बनाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट इन वेल्डिंग ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू वर्किंग। जब हम वर्किंग करेंगे तो वर्किंग पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारा वेल्डिंग जॉइंट कितने तरीके से डिफाइन होता है। चलिए उसकी कैटेगरी भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो उस तरह हम लोग 4 कैटेगरी से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है फ्लैट पोजीशन। दूसरा हमारा होता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तीसरा हमारा होता है वर्टिकल पोजीशन। चौथा हमारा होता है ओवरहेड वेल्डिंग या ओवरहेड पोजीशन भी कह सकते हैं। ये सारी हमारी वेल्डिंग हो रही हैं। वेल्डिंग, चलिए अब समझते हैं कि हमारा फ्लैट पोजीशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, ओवरहेड क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, जब हमारा कोई प्लेट इस तरीके से रखा हो, ऐसे देखें, इस तरीके से रखा हो और इसके साथ मतलब एक दूसरी प्लेट, ऐसे देखिए, सपोज करिए कि इस तरीके से 2 प्लेट हमारी रखी हों। ये हमारी हो जाए प्लेट P1 और ये हमारी हो जाए प्लेट P2। दोनों प्लेटों को अगर हमें यहाँ पे फिलर मटेरियल देकर वेल्ड करना था, इस तरीके से वेल्ड करना था, और जब दोनों प्लेट हमारी ऐसे फ्लैट पोजीशन में रखी गई होंगी तो उस तरह हम वेल्डिंग को क्या करेंगे, या तो इस डायरेक्शन में वेल्डिंग करेंगे या तो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोड होगा और हम इस डायरेक्शन में वेल्डिंग करेंगे। मतलब जब वर्कपीस हमारा ऐसे फ्लैट पोजीशन में रखा होगा और हम वेल्डिंग जॉइंट कंप्लीट करेंगे तो ऐसे जॉइंट को बोलते हैं फ्लैट पोजीशन जॉइंट। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल पोजीशन का मतलब क्या होता है, देखिए यही प्लेट हमारी इस तरीके से हो जाए। सपोज करिए ये हमारी प्लेट 1 हो जाए और ये हमारी प्लेट 2 हो जाए। अब ये देखिएगा, अब इन दोनों प्लेटों की जॉइंट जब हम कंप्लीट करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लेंगे इस तरीके से, ये हमारा इलेक्ट्रोड होगा और ये इलेक्ट्रोड इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। ये इस डायरेक्शन का मतलब कैसे, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या तो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा या राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। इसमें दोनों तरफ से हम वेल्डिंग को करते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। इस तरीके से वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को या टेक्निक को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन वेल्डिंग। अब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल पोजीशन वेल्डिंग की। चलिए देखिए वर्टिकल पोजीशन क्या होता है। जब सपोज करिए कि हमारे पास प्लेट इस तरीके से हो और दूसरी प्लेट हमारी इस तरीके से हो, अब इन दोनों प्लेटों को हमें वेल्ड करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर वेल्डिंग ज्वाइंट कंप्लीट करना था यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, अगर फिलहाल देखिए या तो वेल्डिंग ऊपर से नीचे की ओर करेंगे या नीचे से ऊपर की ओर करेंगे, बट इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है,
अगर हम वेल्डिंग ऊपर से करेंगे तो जो लिक्विड स्टेट का यहाँ पूल ऑफ मोल्टन मेटल बनेगा वो क्या करेगा, ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स यहाँ पर गिरकर कलेक्ट होने लगेगा। तो इस तरीके से प्रॉपर ज्वाइंट यहाँ कंप्लीट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ना स्टार्ट करके हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे, और बॉटम से जब स्टार्ट करेंगे तो ऐसे मटेरियल हमारा कलेक्ट होता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा और हमारा ज्वाइंट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो ज्वाइंट होता है, इस ज्वाइंट को हम बोलते हैं वर्टिकल पोजीशन वेल्डिंग ज्वाइंट। इसमें हमेशा ऑलवेज याद रखिएगा, ऑलवेज वेल्डिंग कैन बी वेल्डिंग पोजीशन ऑलवेज टेकन एज, देखिए टेकन एज कहाँ, बॉटम टू अपर एज, बॉटम टू टॉप। इस तरीके से याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके लिए। तो ये हमारा हो गया वर्टिकल पोजीशन वेल्डिंग। अब लास्ट बात करते हैं ओवरहेड वेल्डिंग की। ओवरहेड का मतलब क्या होता है कि हमारे सर के ऊपर जब वेल्डिंग करनी हो, सपोज करिए जैसे हमें किसी छत की वेल्डिंग करनी होती है, छत में अगर कोई क्रैक्स आ जाए तो वहाँ पर हम हेड को ऊपर करके इस तरीके से वेल्डिंग करेंगे। तो जब हमें देखिए यहाँ पर अगर हमारी ऐसे छत हो जाए और अब इस छत के बाद हमें यहाँ पर वेल्डिंग करनी हो, तो ये हमारा ये कोई इंसान हो जाए और इस तरीके से यहाँ पर वेल्डिंग करें, तो ये हमारी वेल्डिंग कहलाएगी ओवरहेड वेल्डिंग। तो ये था स्टूडेंट हमारा टाइप्स ऑफ जॉइंट पोजीशन ऑन वेल्डिंग टेक्नोलॉजी। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वेल्डिंग में। छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टर्म जो वेल्डिंग में हमारे आते हैं। हम बात करने चल रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन वेल्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करने चल रहे हैं बेवलिंग की। बेवलिंग आपसे पूछा जाता है कि बेवलिंग क्या होती है, तो पहला टर्म हमारा होगा बेवलिंग। बेवलिंग हमारा क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, जब हम ऐसे देखिएगा बट वेल्डिंग करते हैं, देखें बट वेल्डिंग का मतलब इस तरीके से हम वेल्डिंग करते हैं, तो उस समय देखिए क्या क्या कंडीशन क्रिएट हो सकती है। अच्छा सपोज करिए दोनों प्लेटों को हम ऐसा रखेंगे, दूसरी कंडीशन में हमने दोनों प्लेटों को ऐसा रख दिया। अब देखिए जब दोनों प्लेटों के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उस समय यहाँ फिलर मटेरियल कितना भरेंगे, नहीं भर पाएंगे, ये वेल्ड आसानी से नहीं हो पाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस प्लेट को और नज़दीक लाएंगे, और नज़दीक मतलब इतना नज़दीक लाएंगे। जब हमने बहुत नज़दीक कर दिया तो यहाँ पर ये हमने फिलर मटेरियल भर दिया। अब जो फिलर मटेरियल भरा हुआ है, अगर उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करेंगे तो देखिए इसकी जो डेप्थ है और इसकी जो विड्थ है, इतने क्रॉस सेक्शनल एरिया में ही वेल्डिंग हो रही है। और जब क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा कम होगा तो उस समय जो वेल्डिंग जॉइंट की स्ट्रेंथ होगी वो हमारी वीकर होगी। अब हम अगर इस प्लेट की मोटाई ज़्यादा हो, सपोज करिए प्लेट की, ये जो हमारी प्लेट की मोटाई है ज़्यादा हो, तो उस समय हमें क्या होगा, दोनों प्लेटों को जोड़ने के लिए हाई स्ट्रेंथ की रिक्वायर्ड होगी। तो जब हाई स्ट्रेंथ की रिक्वायर्ड होगी लेकिन प्लेट का एरिया तो हमारा कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, फिलर मटेरियल को, प्लेट को गैप करेंगे और फिर हम फिलर मटेरियल को ज़्यादा भरेंगे, फिर भी जो दोनों तरफ का एरिया हमारा सेम कवर होगा, तो स्ट्रेंथ का जॉइंट हमारा नहीं बढ़ पाएगा। तो उस समय हम क्या करेंगे, इस प्लेट के एरिया को बढ़ाने के लिए, मतलब वेल्ड बीट के एरिया को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे देखिए इस तरीके से, देखिए ऐसा, देखें प्लेट 1 हमारी क्या थी, हम प्लेट के एक किनारे को हमने ऐसे काट दिया, और जब हमने ऐसे काटा, जब इसका आप 3D डायग्राम देखेंगे, ऐसा देखेंगे, अब क्या होगा, अब देखिएगा इसका जो वेल्ड बीट का एरिया है, यहाँ पर इस तरीके से जो फिलर मटेरियल अब भरा जाएगा, फिलर मटेरियल भरा जाएगा,
इसके रेफरेंस में यहाँ पर ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा, जिस वजह से इसके रेफरेंस में इस जॉइंट का स्ट्रेंथ हमारा क्या होगा, मोर होगा। तो अब जब हमने प्लेट में इस तरीके की जो आकृति को जनरेट किया यानी कट किया, इसी कटिंग आकृति को हम बोलते हैं बेवलिंग। और ये बेवलिंग हम कहाँ पे दे रहे हैं, दो प्लेटों के किनारों पर, कॉर्नर पर, जहाँ पर हमारी दो प्लेटें इंड होती हैं, जहाँ पे जोड़ना होता है, वहीं पे हमने क्या करते हैं, इस तरीके का कट देते हैं और उसी को हम बोलते हैं बेवलिंग। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, जब सपोज करिए ऐसे देखिएगा, व्हेन प्लेट थिकनेस आर लेस देन, ये पूछा गया क्वेश्चन है, 5 mm, 5 mm से कम प्लेट थिकनेस हो, इस तरीके से बहुत पतली प्लेट थिकनेस हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों प्लेटों को रख देंगे और बीच में ऐसे फिलर मटेरियल को भर देंगे। उस समय हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बेवलिंग इस पर नहीं करेंगे प्लेट पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो बेवलिंग आर रिक्वायर्ड, नो बेवलिंग आर रिक्वायर्ड। अब क्या करेंगे, अगर 5 mm से ज़्यादा मोटी, यही थिकनेस हमारी है प्लेट थिकनेस T, अब हमारी अगर ये प्लेट थिकनेस 5 mm से ज़्यादा हो जाए, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए, व्हेन प्लेट थिकनेस 5 mm टू 12.5 mm, जब प्लेट की थिकनेस हमारी 5 mm से 12.5 mm के बीच में होगी, देन ऐसे हम करेंगे, वन साइड बेवलिंग आर रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या होगा, चलिए वो भी समझ लीजिए। वन साइड बेवलिंग क्या होती है, जैसे सपोज करिए कि ये हमारी प्लेट हो जाए और इस तरीके से, अब हमने एक तरफ कट कर दिया प्लेट को और एक तरफ कट कर दिया और ये हमारी इस तरीके से हो जाए। अब ऐसे जब हम जॉइंट को बनाएंगे, ऐसे प्लेट के जॉइंट को हम बनाएंगे, तो इस तरीके से हम बोलते हैं वन साइड बेवलिंग। अगर हमें जोड़ की स्ट्रेंथ को और ज़्यादा मजबूत करनी है, मतलब और सरफेस एरिया को बढ़ाना है, तो हम इस तरफ भी कट कर दें, दोनों तरफ कट कर दें। तो दूसरा हम कंडीशन कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से ऐसा बना सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर भी मैक्सिमम सरफेस एरिया बढ़ गया और यहाँ पर भी बढ़ गया। अब जो फिलर मटेरियल होगा वो मोर क्वांटिटी में, इन दोनों के बीच में जब हम फिलर मटेरियल भरेंगे तो मोर क्वांटिटी में अडॉप्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए वन साइड बेवलिंग है और यहाँ पे बोथ साइड बेवलिंग है। तो अभी वन साइड बेवलिंग हम कब करेंगे, जब ये हमारी प्लेट थिकनेस कितनी होगी, 5 mm से 12.5 mm। तो देन वन साइड बेवलिंग आर रिक्वायर्ड। और कैसी बेवलिंग होगी हमारी, देखिएगा, सिंगल यू और सिंगल वी बेवलिंग रिक्वायर्ड। सिंगल यू और सिंगल वी का मतलब क्या हुआ, देखिए इस वाले डायग्राम में आप देखिए, ये हमें ABCD के V अल्फ़ाबेट की तरह दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके की हम बेवलिंग को बोलते हैं सिंगल वी बेवलिंग। दूसरे केस में आप देखिए, अगर हमारा ऐसा हो जाए, वर्कपीस हम ऐसा ले लें, अब यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे, तो देखिए एक तरफ हमने क्या किया, बेवलिंग दिया, दूसरी तरफ हमारी बेवलिंग नहीं है और ये ABCD के U अल्फ़ाबेट की तरह दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हमारा जब प्लेट थिकनेस 5 mm से 12.5 mm हो, तो सिंगल V या सिंगल U टाइप बेवलिंग आर रिक्वायर्ड। अब प्लेट थिकनेस 12.5 mm से ज़्यादा हो जाए, 12.5 mm से ज़्यादा हो जाए, तो उस समय हम क्या करेंगे, दोनों साइड बेवलिंग करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, व्हेन प्लेट थिकनेस, ऐसे देखिए, व्हेन प्लेट थिकनेस आर ग्रेटर देन
12.5 mm। अच्छा 12.5 mm से अधिक होगी, लेकिन कितना अधिक होगी? क्या 100 mm, 200 mm, 1000 mm, क्या एक एक मीटर मोटी प्लेटों को हम बिल्ड कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। एक लिमिटेड थिकनेस होती है और वो लिमिटेड थिकनेस अप्रॉक्स 40 mm होती है। वैसे यूज तो हम करते हैं 12.5 mm से 25 mm तक, और जब 25 mm से ऊपर चली जाती है तो वहाँ पर हम प्लाज्मा वाली वेल्डिंग करते हैं। तो उस तरीके से हमारा होता है या तो 40 mm तक या 25 mm तक, इस तरीके से। अब जब यहाँ पे होगा तो देन बोथ साइड बेवलिंग आर रिक्वायर्ड। और बोथ साइड जो हमारी बेवलिंग होगी वो कैसे होगी? वो हमारी होगी डबल यू और डबल वी बेवलिंग आर रिक्वायर्ड। इस तरीके से होगी। डबल यू, देखिए डबल वी का मतलब ये जो डायग्राम हमने बनाया ये हमारा हो गया डबल वी बेवलिंग, और डबल यू का मतलब इस तरीके से होगा जैसे ये हमारी प्लेट हो जाए। देखिए ये हमारी प्लेट हो जाए और इस तरीके से ऐसा बना दें। इस तरीके से जब हम वेल्डिंग करेंगे तो अब यहाँ पर फिलर मटेरियल यहाँ पर भी भरा जाएगा, यहाँ पर भी भरा जाएगा। तो इस तरीके की बेवलिंग को हम बोलते हैं डबल यू बेवलिंग। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारी इस और इस वेल्डिंग में मिलेगी। तो ये हमारा हो गया बेवलिंग हो गया। अब चलिए देखते हैं कि वेवलिंग जो हम करते हैं वो देखें। ये जो हमने यू आकृति लिया और इसकी थिकनेस लिया और दोनों के बीच गैप लिया, तो इसकी थिकनेस हम कितना रखते हैं और इसके बीच का गैप कितना रखते हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। पता चला कि आप यू वेवलिंग बना रहे हैं और आपने ऐसी बना दिया, आप तो कहेंगे नहीं साहब हमने यू वेवलिंग बनाया था, वेल्डिंग हमारा फेल कर गया। आप इस तरीके की प्लेट लिए और इस तरीके से आपने ऐसा, अब आपने कहा साहब हमने तो यू वेवलिंग बनाया था लेकिन जॉइंट हमारा कमज़ोर हो गया। कमज़ोर क्यों हो गया? क्योंकि आपने इस एरिया को कम कर दिया और यहाँ पे देखिएगा इस डेप्थ को ज़्यादा रख दिया। तो इस तरीके से हमें इसके बीच का भी डिस्टेंस थोड़ा सा जान लेते हैं कितना रखते हैं। तो देखिए ऐसे देखिएगा, किसी भी वेवलिंग के लिए यदि हम इसको मान लीजिए इस डिस्टेंस को हम ए मान लें और इन दोनों के बीच को बी मान लें, इन दोनों के बीच के जो गैप होता है बी मान लें, इसे हम ऐसे ले लेते हैं। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? गैप बिटवीन टू प्लेट्स। जब दो प्लेटों के बीच में हमारा ये गैप हो जाए तो हमारा जो ए होगा, ए हमारा क्या हो जाएगा? डेप्थ ऑफ दिस, है ना, एंड ए इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ प्लेट। और कौन सा डेप्थ हमारा होगा? जो हमारा विदाउट बेवल्ड है। इस प्लेट को हम देखिए यहाँ से यहाँ तक बेवलिंग हुई है और यहाँ से यहाँ तक बेवलिंग नहीं हुई है प्लेट, और कौन सा हो जाएगा? विदाउट बेवलिंग, विदाउट बेवल्ड। इस तरीके से ये हमारा हो गया। तो इनका जो रेशियो होता है वो होता है A/B इज इक्वल टू 2/1 होता है। मतलब देखिएगा अगर यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस हम 2 mm लेंगे तो इनके बीच का गैप हमेशा 1 mm ही रखेंगे। तो इस तरीके से रेशियो होता है। यदि इनका डेप्थ हमारा 2 mm हो तो इनके बीच का गैप हम 1 mm से ज़्यादा नहीं रखते हैं। तो ये डेटा याद रखिएगा। और मैक्सिमम जो गैप होता है, एक नोट पॉइंट और याद रख लीजिए कि जो दोनों के बीच का गैप होता है वो मैक्सिमम 5 mm तक ही रख सकते हैं। मैक्सिमम गैप का मतलब बी की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए मैक्सिमम गैप बिटवीन टू प्लेट्स इज ऑलवेज इज इक्वल टू 5 mm। तो इस तरीके से ये हमारा होता है बेवलिंग। एक टर्म हमने जाना बेवलिंग क्या होता है। अब चलिए हम इसके आगे टर्म जानते हैं टो ई और टो आउट क्या होता है। टो ई और टो आउट, तो उसे हम बोलते हैं आर्क ब्लो आर्क। चलिए वेल्डिंग में हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जानते हैं ब्लो आर्क।
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं आर्क ब्लो। आर्क ब्लो, आर्क ब्लो को हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ आर्क, शिफ्टिंग ऑफ आर्क। अब ये जो आर्क हमारी शिफ्ट हो रही है वो कैसे, शिफ्टिंग ऑफ आर्क कैसे शिफ्ट हो रही है और किधर शिफ्ट हो रही है उसको समझ लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। देखिए सपोज करिए ये हमारे पास वर्क पीस हो जाए, अब यहाँ से देखिए इसके ऊपर एक दूसरा वर्क पीस हो जाए, एक दूसरा वर्क पीस हो जाए। तो जब सपोज करिए कि हम यहाँ पर ऐसे देखिए, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोड ऐसा यूज करेंगे, मतलब ऐसे हम परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रोड हमारा यहाँ पर होगा उस समय इलेक्ट्रोड की जो आर्क होगी ऐसे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लेकिन वो सीधे परपेंडिकुलर ना होकर वो इधर की तरफ आर्क हमारी आने लगेगी। या हम ऐसा थोड़ा सा आपको दिखाएं, सपोज करिए कि ये हमारा वर्क पीस हो जाए ऐसा, और यहाँ पर अगर हमारा इलेक्ट्रोड हो यहाँ पर, तो उस समय आर्क हमारी यहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन देखिए जब हम वेल्डिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोड और वर्कपीस को, ये सपोज करिए हमारा वर्कपीस हो जाए और ये इलेक्ट्रोड हो जाए, इसको अगर निगेटिव टर्मिनल से और इसको अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो ये करंट तभी फ्लो होगा जब यहाँ से एक कांटेक्ट इसको मिलेगा। और देखिए दोनों के बीच अगर गैप होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाएगा, तो यहाँ सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। अब सर्किट कंप्लीट होने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके हमारे इस डायरेक्शन में आने लगे तो मतलब क्या होगा, आर्क हमारी तो जनरेट होने लगेगी और आर्क हमारी जनरेट होकर इस डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगी। उसको यहाँ पे हमारे मैक्सिमम पॉजिटिव आयंस मिल रहे थे, तो जब आर्क हमारी इस डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगे तो इसी कंडीशन को बोलते हैं आर्क ब्लो। और ये कब हमारी स्टार्ट होगी, जब वेल्डिंग हमारा स्टार्ट होगा। अब अगर इलेक्ट्रोड को हम यहाँ से लेकर यहाँ पोजिशन पे आ गए, इस पोजीशन पे आ गए, तो इस पोजीशन पे इधर भी पॉजिटिव आयन है, इधर भी और यहाँ पर भी, तो उस समय आर्क हमारी परपेंडिकुलर होगी। अब ये इलेक्ट्रोड हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा तो हमारी आर्क हमारी ऐसे बनी रहेगी। लेकिन जब इस इलेक्ट्रोड को हम यहाँ पर लेके आ जाएंगे, यहाँ पर लेके आ जाएंगे, तो अभी भी ये इलेक्ट्रोड हमारा इस तरीके से इधर की ओर आर्क बनाता रहेगा। तो देखिए स्टार्ट ऑफ वेल्डिंग एंड एंड ऑफ वेल्डिंग आर्क आर शिफ्टेड टुवर्ड्स फ्रॉम वर्कपीस। जब वर्कपीस की तरफ हमारी आर्क शिफ्ट करेगी तो इस तरीके की प्रॉब्लम को आर्क ब्लो कहते हैं। आर्क ब्लो हमारा कहाँ पे होगा, स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ वेल्डिंग। तो हम कह सकते हैं आर्क ब्लो इज प्रोड्यूस्ड स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ वेल्डिंग। अच्छा, ये जो एंड ऑफ वेल्डिंग पे प्रोड्यूस हो रहा है वो क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ आर्क। ये आर्क हमारी शिफ्ट हो रही है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ आर्क। और जो आर्क हमारी शिफ्ट हो रही है उसके शिफ्ट होने का रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पर कोई हमारे पॉजिटिव आयंस उसे नहीं मिल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम पॉजिटिव आयंस कहाँ मिल रहे हैं, वर्कपीस में मिल रहे हैं। तो हमारा जो रीजन होता है ड्यू टू मैक्सिमम पॉजिटिव आयंस ऑफ वर्कपीस। अब देखिए ये हमारे लिए सही नहीं है। जो आर्क हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे हमारी शिफ्ट कर जा रही है और यहाँ पर भी शिफ्ट हो जा रही है, तो इस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल है। हम इसे रोकेंगे और इसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अब सपोज करिए कि आर्क ब्लो को हमें अवॉइड करना है, तो उस समय हम क्या करेंगे, देखिए स्टार्टिंग और एंड में एक वर्कपीस के बगल छोटा सा टुकड़ा रख देंगे, इस तरीके से एक छोटा सा टुकड़ा रख देंगे, स्टार्टिंग में भी रख देंगे और एंड में भी रख देंगे। अब क्या होगा, इस आर्क को यहाँ पर पॉजिटिव आयंस मिलने शुरू हो गए, सेम मटेरियल का रखते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव आयंस मिलना शुरू हो गए। तो अब ये आर्क जो हमारी होगी वो इस तरीके से यहाँ पर हमारी जनरेट होगी। अब इस इलेक्ट्रोड को आगे की ओर हम बढ़ाएंगे तो आर्क हमारी यहाँ पर आएगी, तो कोई शिफ्टिंग नहीं होगा, हमेशा आर्क हमारी इस तरीके से जनरेट होगी। यहाँ से इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर भी आएगी, तो इस तरीके से आर्क हमारी होगी। अब हमारा आर्क ब्लो प्रॉब्लम रिड्यूस हो गया। तो रिड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में एक हमने प्लेट लगाई और एंड में भी एक हमने प्लेट लगाई।
और इस जो स्टार्टिंग की प्लेट हम लगाते हैं इसी को बोलते हैं टोई इन, और जो एंड में लगाते हैं इसी को बोलते हैं टोई आउट। तो इस तरीके से टू अवॉइड द आर्क ब्लो, टू अवॉइड आर्क ब्लो यूज टोई एंड टो इन एंड टो आउट, टोई आउट। अब देखिए टोई हमारा कहाँ पे यूज होगा, स्टार्टिंग ऑफ वेल्डिंग, टोई टो ई इज इक्वल टू टोई इन इज इक्वल टू यूज इन स्टार्टिंग ऑफ वेल्डिंग, एंड टोई आउट जो हमारा होगा वो हमारा होता है एंड ऑफ वेल्डिंग। तो इस तरीके से हमारा टोई और टो आउट दूर करता है आर्क ब्लो को। अब देखिए जब हम वेल्डिंग करते हैं तो दो ही तरीके की पावर यूज करते हैं, या तो एसी या तो डीसी। एसी में क्या होता है और डीसी में क्या होता है, क्या आर्क ब्लो हमारी एसी और डीसी दोनों में प्रोड्यूस होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्क ब्लो कभी भी एसी में नहीं प्रोड्यूस होती है, आर्क ब्लो हमेशा किस में प्रोड्यूस होती है, डीसी में प्रोड्यूस होती है। उसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे जब डीसी आरपी रिवर्स पोलैरिटी और स्ट्रेट पोलैरिटी की बात करेंगे, तो वहाँ पर उसका हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नोट करके लिख लेते हैं कि आर्क ब्लो आर प्रोड्यूस्ड ओनली डीसी वेल्डिंग, डीसी वेल्डिंग। तो अब देखिए यहाँ पे जब डीसी वेल्डिंग में प्रोड्यूस होगी तो हम थोड़ा सा इसके आगे और फिनोमिना जान लेते हैं कि एसी और डीसी वेल्डिंग में हम लोग जब वेल्डिंग करते हैं तो क्या क्या एडवांटेज होते हैं, और डीसी में वेल्डिंग करते हैं तो उसका स्पेशल क्या एडवांटेज होता है। चलिए तो नेक्स्ट फिनोमिना हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, एडवांटेज ओवर एसी एंड डीसी वेल्डिंग। एडवांटेज या डिफरेंस कह सकते हैं ओवर एसी एंड डीसी वेल्डिंग। अब देखिए एक हम लोग फ्लो चार्ट बना लेते हैं और इस पे हम लोग शुरू करते हैं। एक तरफ हम लोग बना लेते हैं एसी और एक तरफ हम लोग बना लेते हैं डीसी वेल्डिंग, एसी वेल्डिंग और डीसी वेल्डिंग। देखिए एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग का मतलब इस तरीके से करंट जाएगी, यहाँ तक वर्क करेगा, फिर यहाँ तक हमारा नहीं करेगा, फिर इस तरीके से। और डीसी का मतलब हमारा क्या होगा, डायरेक्ट करंट हमारी इस तरीके से फ्लो करेगी। तो ये तो आपको पता ही होगा। अब चलिए बात करते हैं दोनों में क्या क्या एडवांटेज होता है। तो देखिए जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हम करंट का यूज करके मटेरियल को मेल्ट करते हैं। और कौन से मटेरियल को मेल्ट करते हैं, वर्कपीस और इलेक्ट्रोड दोनों को मेल्ट करते हैं। देखिए ये हमारे पास वर्कपीस होता है और इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है। तो इस इलेक्ट्रोड को भी हम मेल्ट करते हैं और वर्कपीस को भी मेल्ट करते हैं। दोनों को मेल्ट किसके थ्रू करते हैं, एसी या डीसी पावर के थ्रू मेल्ट करते हैं। तो जो मेल्टिंग कैपेसिटी होती है, मेल्टिंग के बाद ये वर्कपीस हमारा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोड हमारे यहाँ पे क्या होता है, डिपॉजिट होता है। तो जो हमारा डिपॉजिट होता है उसे हम बोलते हैं फिलर मटेरियल डिपॉजिशन रेट। तो चलिए बात करते हैं। देखिए फिलर मटेरियल डिपॉजिशन रेट, अगर हम एसी की बात करेंगे तो याद रखिएगा ये डेटा हमारा प्रैक्टिकल लिया गया है, इसका कोई फार्मूला नहीं है। ये होता है 4 kg पर आवर। एक मतलब 4 kg फिलर मटेरियल को फिल करने में अगर अल्टरनेटिंग करंट का उपयोग करेंगे तो 4 kg फिलर मटेरियल को फिल करने में 1 आवर लगेगा। अब डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट है, तो यहाँ पर फिलर मटेरियल ज़्यादा हमारा मेल्ट होगा और ज़्यादा हमारा क्या करेगा, फिल होगा। तो यहाँ पर होता है 6 to 10 kg पर आवर।
चलिए दूसरी बात करते हैं, नॉइज़ की बात करते हैं। नॉइज़ मतलब आवाज़। आप देखते हैं जो वेल्डिंग कराने जाते हैं दुकान पर, वो एसी वेल्डिंग करता है तो बहुत तेज़ आपको साउंड सुनाई देता है, चट चट की आवाज़ आती रहती है। तो वो साउंड आपका क्या वेल्डिंग का साउंड सुनाई देता है या किसी और का साउंड सुनाई देता है? तो चलिए उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो जो आप लोग वेल्डिंग टेक्नोलॉजी देखते हैं रास्ते में कहीं करते हुए, वहाँ पर वो जो इलेक्ट्रोड यूज करता है उसके ऊपर एक फ्लक्स की कोटिंग की गई होती है। इस तरीके से ये फ्लक्स हमारा किसका होता है, जैसे सोडियम ऑक्साइड होता है, फास्फोरस होते हैं, सल्फर होते हैं, उन सबको मिलाकर उसकी हम यहाँ पर कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग करने का मतलब मकसद ये है कि जैसे हमारे जो सल्फर फास्फोरस होते हैं वो बर्न करते हैं और बर्न करके हाई टेम्परेचर को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब यहाँ पर उन्हें आर्क मिलती है, जब हम सर्किट प्रोड्यूस करते हैं आर्क मिलती है, तो ये फ्लक्स हमारे बर्न होने लगते हैं और बर्न होकर हाई टेम्परेचर जनरेट करके इस जो हमारा इलेक्ट्रोड वायर होता है इसको तेज़ी से मेल्ट कराते हैं, तेज़ी से मेल्ट कराते हैं। तो जो हमारा ये फ्लक्स होता है जब ये बर्न करता है तो यहीं पे हमारी आवाज़ आती है। कभी भी वेल्डिंग में हमारी आवाज़ नहीं आएगी। हमारे अगर ये हमारा फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड ना यूज करें, विदाउट फ्लक्स का इलेक्ट्रोड यूज करें जिसे हम बोलते हैं बेयर इलेक्ट्रोड, तो इस तरीके से जब हम एसी करंट प्रोड्यूस कराएंगे तो ये वेल्डिंग हमारा नॉइजलेस ऑपरेशन होगा, आवाज़ नहीं आएगी। तो इस तरीके से एसी जो हमारी होती है वो होती है नॉइस लेस ऑपरेशन। कभी कंफ्यूजन में आप ये दिमाग में मत लाइएगा कि हम एसी को देख रहे थे करते हुए तो आवाज़ आई थी। आवाज़ इसी रीजन से आई थी, फ्लक्स के बर्न होने से। दूसरी बात कर रहे हैं, जब डीसी की हम लोग वेल्डिंग की बात करेंगे तो डीसी में हमेशा आवाज़ आती है ना। आप जब डीसी वेल्डिंग कभी देखेंगे तो वहाँ पर एक साउंड आता रहता है वेल्डिंग करते वक्त। तो इस तरीके से डीसी ऑपरेशन हमारा क्या होता है, नॉइजली ऑपरेशन, नॉइजली ऑपरेशन होता है। अब देखिएगा बात करेंगे, ये तो हमारा हो गया फिलर मटेरियल की बात हो गई और नॉइज ऑपरेशन की बात हो गई। इसके हम बात करते हैं, देखिए इफ़िशियंसी की बात करते हैं। तो आप ये मत देखिएगा, देखिए यहाँ से भी कन्फ्यूजन होती है। अगर ये 4 kg पर आवर डिपॉजिट कर रहा है तो आपको लगता है, देखिए हम इफ़िशियंसी की जब बात करते हैं तो इफ़िशियंसी बराबर होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। तो इसका मतलब आप सोचेंगे कि इसका आउटपुट हमारा कम मिल रहा है और इसमें आउटपुट हमारा ज़्यादा मिल रहा है, तो डीसी वेल्डिंग की इफिशियंसी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन आपके पास इनपुट का भी तो एक फार्मूला नीचे है। अगर एसी में इनपुट आपका कम लगेगा और डीसी में इनपुट ज़्यादा लगता है, तो जब इनपुट आपका कम लगेगा तो इफिशियंसी आपकी ऑलवेज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो एसी में इनपुट कम लगता है, इस वजह से एसी की जो इफिशियंसी होती है वो ज़्यादा होती है। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू ये लगभग 80% होती है टोटल ओवरऑल वेल्डिंग का, और इफिशियंसी इज इक्वल टू ये लगभग 60% होती है। तो इस तरीके से ये हमारा होता है। अब जॉइंट के स्ट्रेंथ की बात करते हैं। जो हमारा जॉइंट कंप्लीट होगा, इस जॉइंट का जो हमारी स्ट्रेंथ होगी, देखिए ज़्यादा फिलर मटेरियल डिपॉजिट करेगा। और डीसी में क्या होता है, कांस्टेंट रेट से वेल्डिंग होती है। एसी में जब यहाँ सप्लाई गई, उसके बाद जब सप्लाई इस तरीके से करंट आई तो यहाँ पे वेल्डिंग करंट हमारी नहीं मिलती है, तो यहाँ डिपॉजिट मटेरियल क्या होता है, कैविटी बनाने लगता है ना। तो इस तरीके से एसी में जो हमारी वेल्डिंग स्ट्रेंथ होती है वो वीक मिलती है, और डीसी में बात हम कर रहे हैं वेल्डिंग स्ट्रेंथ की। तो एसी में हमारी स्ट्रेंथ क्या होती है, लो होती है, और डीसी में हमारी क्या होती है, हाई होती है। अब वेल्डिंग स्पीड की बात करते हैं कि सपोज करिए ये प्लेट की लंबाई हमारी इस तरीके से मान लीजिए ये 10 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक जब वेल्डिंग करना हो, यहाँ से यहाँ तक, तो एसी से जल्दी कर पाएंगे कि डीसी से। अब देखिए एसी का डिपोजिशन रेट 4 kg पर आवर है और डीसी का 6 kg पर आवर है, तो कहीं ना कहीं डीसी की स्पीड हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम बात करेंगे वेल्डिंग स्पीड। तो जो वेल्डिंग स्पीड हमारा एसी में लो होता है और डीसी में हमारा क्या होता है, हाई होता है। इस तरीके से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एसी ओवर डीसी। और भी पॉइंट हैं, लेकिन जो एग्जाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो सारे ये पॉइंट थे। अब देखिए जब हम केवल डीसी का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ पॉइंट आपके प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उसकी बात कर लेते हैं।
स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी की बात कर लेते हैं। पोलैरिटी क्या होता है, चलिए देखिए, जब हम केवल डीसी की बात करते हैं तो ये भी आपसे पूछा गया है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डीसी एसपी, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डीसी आरपी। इसका पूरा नाम पहले देखिए, डी फॉर डायरेक्ट करंट, एस फॉर स्ट्रेट, पी फॉर पोलैरिटी, और डीसी की बात करें तो यहां पे देखिए हम सीधे लिख दे रहे हैं डीसी रिवर्स पोलैरिटी। अब चलिए समझते हैं कि स्ट्रेट पोलैरिटी क्या होती है, डायरेक्ट करंट वेल्डिंग करते हैं, और रिवर्स पोलैरिटी क्या होती है। तो देखिए सपोज करिए ये हमारे पास वर्कपीस हो जाए, ऐसे ये हमारे पास वर्कपीस हो जाए और ये हमारे पास इलेक्ट्रोड हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड और इस वर्कपीस को पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। अब पावर सप्लाई से हमने कनेक्ट कर दिया। देखिए जब हम इलेक्ट्रोड को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और वर्कपीस को पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब इलेक्ट्रोड एक्ट एज ए कैथोड एंड वर्कपीस एक्ट एज ए एनोड, तो उस समय क्या होगा, देखिए यहाँ पे उस समय क्या होगा, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और सीधे वर्कपीस पर जाएंगे। सीधे देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे इस डायरेक्शन में, ऐसे वर्कपीस पर आएंगे। सेकेंड कंडीशन देख लीजिए, जब ये हमारे पास वर्कपीस हो और ये हमारे पास इलेक्ट्रोड हो। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या कर दें, अब की बार इलेक्ट्रोड को हम एनोड ले लें और वर्कपीस को हम कैथोड ले लें। अब जब हम पावर ऑन करेंगे तो हमेशा जो करंट फ्लो होती है वो निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर कनेक्ट फ्लो होती है। अब की बार क्या होगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिवर्स डायरेक्शन में ऊपर की ओर जाने लगेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में ऊपर की ओर जाने लगेंगे। इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन हमारे सीधे वर्कपीस पर स्ट्राइक कर रहे थे और इसमें वर्कपीस से रिवर्स डायरेक्शन में आगे की ओर जा रहे हैं। तो देखिए अब डिफरेंस क्या होता है, जब इलेक्ट्रोड निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो और वर्कपीस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट हमारे वर्कपीस पे जंप करते हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी। यही लाइन आपकी कई बार पूछी गई है एग्जाम में, है ना। दूसरी बात इसी का वाइस वर्सा होता है, मतलब वर्कपीस को हम निगेटिव से कनेक्ट कर दें और इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से, तो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रोड की ओर मूव करने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं डीसी रिवर्स पोलैरिटी। चलिए इसके अंदर कुछ फिनोमिना भी होते हैं कि ऐसा करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। पहले इसके एक पॉइंट को नोट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रोड कनेक्ट विथ नेगेटिव टर्मिनल आप लिख लीजिएगा, एंड वर्कपीस कनेक्ट विथ पॉजिटिव टर्मिनल, देन इलेक्ट्रॉन आर jumped directly on the workpiece, directly on the workpiece। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड डीसी एसपी। अब इसी का अपोजिट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि वर्कपीस को हम निगेटिव से और इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, वर्कपीस से रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे। तो ये हमारा कहलाएगा नेगेटिव डीसी आरपी, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। अब इसके अंदर के फिनोमिना की बात करते हैं कि फिनोमिना क्या होता है। देखिए जो हमने ये डायग्राम बनाया हुआ था, अच्छा देखिए कोई चीज़ ऊपर से अगर डायरेक्ट हमारी स्ट्राइक करती है तो उसकी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी और स्ट्राइकिंग पावर और स्ट्राइकिंग फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन कोई चीज़ ऊपर की ओर जाए उसके बाद उस पर स्ट्राइक करे तो उसकी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी और पावर हमारी कम होती हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, जब दोनों के बीच गैप हम क्या, गैप तो हमारा मिनिमम होगा। इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच का जो गैप होगा वो हमारा 2 से 5 mm रखते हैं, इसमें भी 2 से 5 mm।
अब हमारा क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन हमारा डायरेक्ट जंप करेगा वर्कपीस पर, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की जो पेनिट्रेशन पावर होगी वो ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी तो हम कह सकते हैं कि ये वर्कपीस में ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा। ऐसे इस तरीके का हमारा वर्कपीस में पेनिट्रेशन करेगा, और ये जो पेनिट्रेशन बनेगा, जब इसके हम वर्कपीस के हाइट की बात करेंगे, तो अगर हम इसकी टोटल हाइट h ले लें, वर्कपीस की टोटल हाइट h ले लें या डेप्थ हम d ले लें, तो जो हमारा पेनिट्रेशन होगा वो कितना होगा, d बाई 2/3d, 2/3d होगा। ये पेनिट्रेशन हमारा 2/3d होगा। मतलब जो मैक्सिमम हीट हमारी होगी, जो हीट हमारी होगी वो 2/3 2/3 हमारी किस पे होगी, वर्कपीस पे होगी, और 1/3 हीट हमारी किस पे होगी, इस इलेक्ट्रोड पे होगी, एंड 1/3 हीट ऑन इलेक्ट्रोड। अगर इस बात में कोई डाउट हो तो फिर से देखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन हमारे सीधे यहाँ से जंप करते हैं तो उनकी पेनिट्रेशन वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा पेनिट्रेट करेंगे तो जितना नीचे तक जाएंगे उतना पूल ऑफ मोल्टन मेटल बनेगा। मतलब अगर हम 100% हीट मान लें तो उस 100% हीट में लगभग 75% या 67% हीट हमारी कहाँ, इस वर्कपीस में लगेगी, इसको मेल्ट करने में, और बाकी जो 33% हीट हमारी होगी वो हमारी कहाँ, इस इलेक्ट्रोड को मेल्ट करने में लगेगी। तो 67% वर्कपीस में और 33% इलेक्ट्रोड में। अच्छा, जब ऐसी कंडीशन आएगी, अगर इलेक्ट्रोड में 33% हीट हमारी मिलेगी तो क्या इलेक्ट्रोड ज़्यादा मेल्ट करेगा? अगर इलेक्ट्रोड को ज़्यादा हीट मिलेगी तो इलेक्ट्रोड ज़्यादा मेल्ट करेगा, और कम हीट मिलेगी तो कम मेल्ट करेगा। भले ही पेनिट्रेशन ज़्यादा हो, लेकिन जो इलेक्ट्रोड मेल्ट करके इसमें डिपॉजिट होगा उसका डिपोजिशन रेट स्लो हो जाएगा। और स्लो होने का रीज़न क्या था कि ये इलेक्ट्रोड हमारा कम मेल्ट होगा। कम क्यों मेल्ट होगा? क्योंकि हीट इसको 33% ही मिल पा रही है। आगे बात करते हैं DCRP में। DCRP में इलेक्ट्रॉन हमारा देखिए क्या होता है, इस इलेक्ट्रोड पे जाके इलेक्ट्रॉन हमारे टकराते हैं, तो जो हमारा 2/3% हीट हमारी, मतलब 2/3 हीट हमारी किस पे होती है, इलेक्ट्रोड पर होती है, और 1/3 हीट हमारी किस पे होती है, वर्कपीस पर होती है। अब जब 2/3, मान लीजिए हमने 100% हीट लिया, उस 100% हीट में 2/3 हीट हमारी इलेक्ट्रोड को मिलेगी, तो इलेक्ट्रोड हमारा क्या होगा, ज़्यादा मेल्ट करेगा, और ज़्यादा मेल्ट करेगा तो यहाँ पे ज़्यादा डिपॉजिट करेगा। ज़्यादा डिपॉजिट करेगा तो वेल्डिंग स्पीड हमारी ज़्यादा होगी इस तरीके से, और वेल्डिंग स्पीड भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा डिपॉजिट करेगा तो इसके स्ट्रेंथ भी ज़्यादा अच्छी होगी, है ना। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी में अगर हम बात करेंगे मेटल डिपोजिशन रेट, मेटल डिपोजिशन रेट, तो हमारा DCRP में ये क्या होगा, हाई होगा, और DCSP में हमारा क्या होगा, लो होगा। लो होने का रीजन हमने क्या बताया था, 1/3 हीट हमारी इलेक्ट्रोड पे मिल पा रही है। चलिए इसी तरीके से वेल्डिंग स्पीड की बात कर लेते हैं। वेल्डिंग स्पीड की बात कर लेते हैं, तो वेल्डिंग स्पीड भी इसकी क्या होगी, हाई होगी, और इसकी क्या होगी, लो होगी। ये हमारा हो गया। अब दोनों में देखिए, अगर पतले वर्कपीस की वेल्डिंग करनी हो तो कौन करंट सुटेबल होगी, और मोटे वर्कपीस की वेल्डिंग करनी हो, देखिए जब इसका पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, और अगर हम पतले वर्कपीस की वेल्डिंग करेंगे तो पेनिट्रेशन होने की वजह से वर्कपीस में क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। वेल्डिंग ना होकर ये वर्कपीस में होल करने लगेगा। तो इस तरीके से जब पतले सेक्शन के वर्कपीस हो तो DCSP का उपयोग नहीं करते हैं, और जब मोटे सेक्शन के ये मोटे सेक्शन के वर्कपीस के लिए यूज होगा, और ये पतले सेक्शन के वर्कपीस के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, यूज फॉर थिन मतलब थिक, यूज फॉर थिक सेक्शन वर्कपीस, और यहाँ पर लिख लीजिए यूज फॉर थिन सेक्शन वर्कपीस। इस तरीके से ये दोनों का हमारा डिफरेंस हो गया DCSP एंड DCRP।
आरपी, डायरेक्ट करंट, रिवर्स पोलैरिटी और स्ट्रेट पोलैरिटी। जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन इसमें था, पहला क्वेश्चन यही कई बार पूछा गया है, डीसीएसपी में वर्कपीस को किससे कनेक्ट करते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी बात जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा जो पेनिट्रेशन है डीसीएसपी में वर्कपीस में कितना होता है, तो 2/3 होता है। अगर इस वर्कपीस की डेप्थ डी हो, जब 2/3 हीट मिलती है तो ये 2/3 होता है। और इसमें डीसीआरपी में ये जो पेनिट्रेशन होता है, देखिए अगर ये डेप्थ हमारी डी होगी तो ये 1/3 ही पेनिट्रेशन मिलता है, 2/3 हमारा पेनिट्रेशन नहीं मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। अभी हम लोग केवल इंपॉर्टेंट फिनोमिना की बात कर रहे थे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग थोड़ा सा वेल्ड बीड क्या होता है और वेल्ड बीड एरिया क्या होता है ये जान लेते हैं। वेल्ड बीड एंड वेल्ड बीड एरिया। वेल्ड बीड, देखें जब हम वेल्डिंग करते हैं, सपोज करिए इस तरीके से दो वर्कपीस हमारा ऐसे आपस में जुड़ गया। ये जो वर्कपीस जुड़े थे जब आप देखेंगे तो इसमें सिंगल यू टाइप की बेवलिंग आपको दिखाई देगी, लेकिन वेल्डिंग होने के बाद ये पूरा हमारा फिल हो जाता है। फिल होने के बाद ये कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर की ओर भी उभरा होता है। जब आप इसे 3D में देखेंगे तो ये कुछ ऐसा वेल्डिंग हमारा होता है, इस तरीके से प्लेट हमारी होती है, ये उभरा वाला एरिया हर जगह ऐसा होता है। इसको अगर हम कुछ इस तरीके से देखें, इस तरीके से देखें तो ये वाला जो सेक्शन हमारा बना हुआ है, ये वाला जो सेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक वेल्डिंग होगी, इसी को हम बोलते हैं वेल्ड बीड। और वेल्ड बीड ये क्या है, जो हमारा वेल्डिंग के समय फिलर मटेरियल डिपॉजिट हुआ था उसके थ्रू एक बीड बनी थी, उसी बीड को हम लोग बोलते हैं वेल्ड बीड। वेल्ड बीड आर मेड बाय डिपोजिशन ऑफ फिलर मटेरियल। इस तरीके से हमारा वेल्ड बीड बनता है। अब इसमें देखिएगा एक हमारा होता है पेनिट्रेशन और एक हमारा होता है रेनफोर्स्ड। जो बीड हमारा होता है, बीड को हम दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। बीड को हम दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं रेनफोर्समेंट और दूसरे को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं पेनिट्रेशन। रेनफोर्समेंट और पेनिट्रेशन क्या होता है? पेनिट्रेशन का मतलब देखिए ये वर्कपीस की सरफेस थी, वर्कपीस की सरफेस से जितना बीड की हमारी गहराई होती है उसे हम बोलते हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन हमारा क्या होता है? डेप्थ ऑफ बीड। देखिए बीड की जो डेप्थ ऑफ बीड फ्रॉम अपर सरफेस ऑफ वर्कपीस या फ्रॉम सरफेस ऑफ वर्कपीस। और जो हमारा रेनफोर्समेंट होता है, जो ये सरफेस होती है, सरफेस के ऊपरी हिस्से को, इस वाले हिस्से को हम रेनफोर्समेंट बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? ये अपर एज ऑफ बीड, अपर एज ऑफ बीड फ्रॉम सरफेस ऑफ वर्कपीस। अब सपोज करिए अगर ये पूरा हम वेल्डिंग कर देते हैं और केवल हम इसके फ्रंट व्यू की बात करते हैं। फ्रंट व्यू में अगर हम इतने की बात करें तो मान लीजिए ये वाला एरिया हमारा पेनिट्रेशन एरिया हो और ये वाला एरिया हमारा कौन सा? रेनफोर्समेंट एरिया हो। यदि हम ऐसे ले लें, सपोज करिए AR इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, इस एरिया की बात कर दें, ये हमारा हो जाए एरिया ऑफ रेनफोर्स
मेंट। अब हम बात कर दें इधर P, ऐसे हम ले लें AP फॉर एरिया ऑफ पेनिट्रेशन, इस एरिया की बात कर दे, वॉल्यूम के आगे नहीं बात कर रहे हैं, केवल एरिया की बात कर रहे हैं। एरिया ऑफ पेनिट्रेशन। तो अब देखिए जब इस टोटल एरिया की बात करेंगे तो जो इसमें डाइल्यूशन जाता है हमारा, परसेंटेज ऑफ जो डाइल्यूशन होता है उसके लिए एक फार्मूला आता है, फार्मूला ये पूछा गया है, ये हमारा होता है परसेंटेज ऑफ डाइल्यूशन इज इक्वल टू, ये होता है AP अपॉन AP प्लस AR और इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में निकल जाता है। तो इस तरीके से ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूशन ऑफ परसेंटेज इज इक्वल टू AP अपॉन AP प्लस AR, वेयर AP इज इक्वल टू एरिया ऑफ पेनिट्रेशन एंड AR इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। तो इस तरीके से हमारा ये नेक्स्ट वेल्ड बीट कंप्लीट होता है। अभी बीट ज्योमेट्री की बात आगे करेंगे, पहले थोड़े से और फिनोमिना की बात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, जब वेल्डिंग करते हैं तो हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली देखिएगा जब हम लोग DC का यूज करते हैं तो क्या वहाँ ट्रांसफार्मर लगता है? नहीं। जब AC का हम लोग यूज करते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से दो तरीके के हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, AC स्टेप अप और AC स्टेप डाउन। देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज जहां पावर प्रोड्यूस करते हैं वहां पर यूज करते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग जहां पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वहां पर करते हैं। तो हमें वेल्डिंग में पावर डिस्ट्रीब्यूट करके ट्रांसफार्मर का उपयोग करना होता है, तो वहां स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग वेल्डिंग में दो तरीके से यूज करते हैं। एक हम लोग यूज करते हैं कांस्टेंट करंट टाइप, कांस्टेंट करंट टाइप ट्रांसफार्मर, और दूसरा हम लोग यूज करते हैं कांस्टेंट वोल्टेज टाइप ट्रांसफार्मर। अच्छा अब यहाँ से पहले इसको शुरू करने से पहले एक पॉइंट आपको बता दें, जब वेल्डिंग करने जाते हैं तो आपने देखा होगा जो वेल्डर होता है इस तरीके से वर्कपीस को कनेक्ट कर देता है। जैसे सपोज करिए ये पावर सोर्स हो गई, यहाँ से एक रॉड लेता है और यहाँ उसके पास एक सर्किट आती है, उससे वो ऐसे कनेक्ट कर देता है, और यहाँ इलेक्ट्रोड को निगेटिव और वर्कपीस को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देता है। फिर वो वेल्डिंग करता रहता है। आपने देखा पूरी सर्किट हमारी फ्लो हो रही थी, इतना करंट फ्लो होता है कि इस वर्कपीस को और इलेक्ट्रोड को मेल्ट करता है, लेकिन फिर भी जब आप इस वाले रॉड को टच करते हैं तो आपको करंट नहीं फील होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर हम लो वोल्टेज कर देते हैं, और उस लो वोल्टेज को हमेशा हम क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। अगर वोल्टेज हमारा बढ़ेगा तो वहाँ पे हमें करंट फील होने लगेगा। तो इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। देखें कांस्टेंट करंट टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका मतलब ये होता है IC फॉर कांस्टेंट, I फॉर करंट। अब जो करंट हमारी होती है, देखिए करंट पहले हम ट्रांसफार्मर को देते हैं और ट्रांसफार्मर करंट हमारी कहाँ जाती है? आर्क में जाती है। तो यदि हम बात करें I ट्रांसफार्मर बराबर I आर्क, मतलब अगर हमारा कांस्टेंट करंट टाइप ट्रांसफार्मर होगा तो जितना ट्रांसफार्मर करंट हमारा भेजेगा सारी करंट हमारी किसके? आर्क के पास कांस्टेंट रहेगी। और दूसरी बात करेंगे वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर डज नॉट इक्वल टू वोल्टेज ऑफ आर्क। आर्क का मतलब क्या होगा? यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमारी यहाँ आर्क बनेगी ऐसे इस तरीके से, ये जो हमारी आर्क होगी इसी की बात हो रही है। इसे हम लोग ऐसे पावर सोर्स से
कनेक्ट करते हैं तो यहाँ जो पावर सोर्स मतलब ट्रांसफार्मर लगा होता है, जितना करंट यहाँ से भेजी जाएगी सेम करंट यहाँ पे रहेगी, तो इस तरीके के ट्रांसफार्मर को बोलेंगे कांस्टेंट करंट टाइप ट्रांसफार्मर। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका कांस्टेंट वोल्टेज टाइप ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट वोल्टेज का मतलब वी ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू वी आर्क। जितना वोल्टेज ट्रांसफार्मर हमारा भेजेगा उतनी वोल्ट हमारी आर्क में रहेगी। और इसमें आई ट्रांसफार्मर डज नॉट इक्वल टू आई आर के होती हैं। तो ये हमारा होता है दो तरह का ट्रांसफार्मर। इसमें एक क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है, शॉर्ट सर्किट करंट क्या होती है, ओपन सर्किट करंट क्या होती है और ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है, तो वो भी जान लीजिए। चलिए हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, और एक लास्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस इलेक्ट्रोड के बारे में। फिर हम लोग अपने लेक्चर को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी की टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी पूछा जाता है शॉर्ट सर्किट करंट एंड ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। इस तरीके से क्या होता है, देखिए SCC शॉर्ट सर्किट करंट, इसका मतलब जान लीजिए शॉर्ट सर्किट करंट। तो देखिए जब हम इस तरीके से वेल्डिंग करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रोड लगाते हैं, तो जैसे हमने यहाँ से पावर सप्लाई ऑन किया था तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने लगे, जाने के समय जब यहाँ पे स्पार्किंग जनरेट होगी तो उस समय करंट की मात्रा जो हमारी लगेगी उस करंट को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। मतलब स्पार्किंग करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ करंट हमारी रिक्वायर्ड होगी उस करंट को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड फॉर जे किसको रिक्वायर्ड के लिए हो रही है यहाँ पे, आर्क, रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग आर्क। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओपन सर्किट करंट की बात कर लेते हैं, OCC ओपन सर्किट करंट। अब देखिए जब यहाँ शॉर्ट सर्किट हो चुका था उसके बाद ये लगातार आर्क हमारी बन गई है, और अगर इसके बीच का हम गैप मेंटेन रखेंगे मतलब फीड रेट लगातार बनाए रखेंगे तो इस वेल्डिंग होने के लिए जितनी करंट हमारी रेगुलेट होती रहेगी उस करंट को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट करंट। तो अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड for regulating welding operation। अब आप समझिए जब स्पार्क जनरेट करनी थी तो उस समय करंट हमारी जो अमाउंट लग रही है और जो हमारी करंट रेगुलेट करने के लिए लग रही है, क्या दोनों हमारी इक्वल लगती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप समझिए जैसे सपोज करिए कोई खड़ी हमारी 4 व्हीलर हो, उसे पहले हमें धक्का लगाना हो तो स्टार्टिंग में फोर्स हमें ज़्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन जब वो चल पड़ती है तो उस समय हम लगातार फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स हमारा कम में ही आगे बढ़ता रहता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ से SCC इज ग्रेटर दैन OCC, इस तरीके से ये हमारा होता है। अब इसमें एक हमारा होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। ये कुछ नहीं होता है, अमाउंट ऑफ वोल्टेज टू रेगुलेट द वेल्डिंग ऑपरेशन, अमाउंट ऑफ voltage to regulate welding ऑपरेशन। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसको नोट करिए, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए
हम लोग थोड़ा सा अपने आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद हमें एक इलेक्ट्रोड की रिक्वायर्ड होती है, तो वो इलेक्ट्रोड हमारा कहाँ लगता है और उस इलेक्ट्रोड का कैटेगरी कैसे डिफाइन होता है। तो चलिए देखें स्टूडेंट, हम इलेक्ट्रोड की जब बात करते हैं तो वेल्डिंग के समय ये जो हमारा मटेरियल होता है इसी को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इस तरीके से ये हमारा होता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड बेसिकली हमारा दो तरीके का होता है। पहला ऐसा इलेक्ट्रोड जब यहाँ आर्क बने तो ये इलेक्ट्रोड मेल्ट हो जाए और मेल्ट होकर धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, फिर दूसरे इलेक्ट्रोड रॉड को हम इस पे लगाएं, वेल्डिंग करें, जब वो ख़त्म हो जाए तो तीसरे इलेक्ट्रोड को लगाएं। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। जो वेल्डिंग करते वक्त इलेक्ट्रोड क्या हो, कंज्यूम हो जाए, और जब कंज्यूम हो जाए तो ऐसा इलेक्ट्रोड हमारा कंज्यूमेबल कहलाएगा। और ये इलेक्ट्रोड हमारा किसका बनता है, सेम मटेरियल का बनता है। जिस मटेरियल की वेल्डिंग करनी हो उसी मटेरियल का बनता है। दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा क्या होता है, नॉन कंज्यूमेबल। नॉन कंज्यूमेबल का मतलब यहाँ पर जैसे हमने क्या किया था, एक वर्कपीस रखा, यहाँ दूसरा वर्कपीस रखा, पावर सप्लाई ऑन किया, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड हमने लगा दिया। अब क्या होगा, पावर सप्लाई जब हमारी ऑन होगी इस तरीके से तो यहाँ पर हीट जनरेट होगी, फिर पावर सप्लाई ब्रेक करके प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा जो इलेक्ट्रोड है ये कभी भी मेल्ट नहीं होगा। तो ऐसे इलेक्ट्रोड से, इस एक ही इलेक्ट्रोड से हम लोग हज़ारों पीस प्लेट की वेल्डिंग कर लेते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते हैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। और ऐसे इलेक्ट्रोड हमारे बेसिकली देखिए टंगस्टन के बनाए जाते हैं, कॉपर के बनाए जाते हैं और ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं। और मोस्टली टंगस्टन के ही इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं क्योंकि टंगस्टन सबसे हार्ड मटेरियल होता है। फिर उसके बाद कॉपर और ग्रेफाइट के भी बनाए जाते हैं। लेकिन जो टंगस्टन का बनाया जाता है उसमें देखिएगा वो हमारा इलेक्ट्रोड कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से बनाया जाता है। एक तो प्योर टंगस्टन का बनाया जाता है जो सबसे हार्ड होता है। दूसरा क्या होता है, उसमें थ्योरियम और टंगस्टन दोनों मिला दिया जाता है, तो दूसरा बनता है थोरिएटेड टंगस्टन। और तीसरा हमारा क्या होता है, एक जर्कोनियम और टंगस्टन को मिला दिया जाता है, तो वो हमारा बनता है जर्कोनिएटेड टंगस्टन। तो इस तरीके से ये हमारा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की कैटेगरी होती है। अब जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, ये जो कंज्यूम हो रहा है ये 2 तरीके से होता है। एक, या तो इलेक्ट्रोड पे हम क्या करते हैं, फ्लक्स की कोटिंग कर दें। फ्लक्स मतलब सल्फर, फास्फोरस, इस तरीके की कोटिंग कर दें, तो ये फ्लक्स हमारा बर्न होगा और इलेक्ट्रोड को तेज़ी से मेल्ट कराएगा। तो इस तरीके से हमारा होता है फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड। और दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रोड पे किसी चीज़ की कोटिंग ना करें, सिंपल सा ऐसा सादा इलेक्ट्रोड रखें और ये इलेक्ट्रोड हमारा मेल्ट होता चला जाए। तो इस तरीके के इलेक्ट्रोड जिसमें कोटिंग नहीं होती है उसे हम बेयर इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसका मतलब इसमें हम कह सकते हैं नो कोटिंग, नो कोटिंग। तो इस तरीके से हमारा होता है बेयर इलेक्ट्रोड। सेकेंड हमारा होता है फ्लक्स कोटेड। अब जो फ्लक्स की कोटिंग करते हैं, देखिए ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया, इस पे जो हम कोटिंग करते हैं ये हम क्या करते हैं, इसकी लाइट कोटिंग करते हैं, मतलब बहुत पतली लेयर रखते हैं। फिर उसके बाद मीडियम कोटिंग करते हैं, फिर हाई कोटिंग मतलब ज़्यादा, अगर मटेरियल को ज़्यादा रिमूव करना है, वेल्डिंग स्पीड बढ़ानी है तो हाई कोटिंग हम कर देते हैं। अब देखिए इन सब के इलेक्ट्रोड के अंदर जो ये मेटल होते हैं इसकी बात करेंगे। उसके बाद देखिए जो मेटल हमारे होते हैं, किस किस मेटल के इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, तो देखिए नॉन फेरस के बनाए जाते हैं, एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। अब चलिए देखिए जो नॉन फेरस होते हैं उन नॉन फेरस में किसका किसका मिक्सचर हमारा होता है। तो नॉन फेरस एलॉय में, नॉन फेरस में हमारे देखिए निकिल कोबाल्ट के इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, दूसरा एल्यूमिनियम, और तीसरा हमारा होता है एल्यूमिनियम बोरॉन मतलब ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम और ब्रॉन्ज का बनाया जाता है। फोर्थ हमारा होता है लेड और ब्रॉन्ज का बनाया जाता है। फिफ्थ हमारा होता है फास्फोरस और ब्रॉन्ज का बनाया जाता है। तो इस तरीके से नॉन फेरस मटेरियल के इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। अब इसमें जो एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं, उस एलॉय स्टील में कौन कौन से मटेरियल मतलब कौन कौन से एलॉइंग एलिमेंट मिलाए जाते हैं। तो जो एलॉइंग एलिमेंट होते हैं, देखिए हमारे पास क्रोमियम
और मोलिब्डेनम, Cr और MO का मतलब क्रोमियम और मोलिब्डेनम को मिला देते हैं एलॉय स्टील के रूप में। दूसरा क्रोमियम, निकिल और मोलिब्डेनम को मिला देते हैं। तीसरा निकिल, मोलिब्डेनम और वेनेडियम को मिला देते हैं। चौथा क्रोमियम और मोलिब्डेनम को मिला देते हैं। ये शायद 2 बार रिपीट हो गया है, यहाँ पर था क्रोमियम और मोलिब्डेनम। इसमें जो 2 बार रिपीट हुआ है वो क्रोमियम, मोलिब्डेनम और वेनेडियम को मिला देते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा हो गया मैग्नीज और मोलिब्डेनम को मिला देते हैं। और लास्ट हमारा जो होता है वो क्रोमियम निकिल मोलिब्डेनम को मिला देते हैं, मतलब उसमें कोबाल्ट स्टील की तरह एक्ट करता है। तो इस तरीके से ये हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का कैटेगरी हो गया। अब चलिए लास्ट पॉइंट आपका ये केवल बता देते हैं कि जो हमारी वेल्डिंग होती है वो हमारी कैसे कैटेगरीफाइड की जाती है, कैसे क्लासिफाइड की जाती है। तो उस तरीके से उसको हम लोग डिस्कस कर देते हैं। ये तो था हमारा अभी तक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ वेल्डिंग। इम्पॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ वेल्डिंग। अब हम लोग टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, लास्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। तो बेसिकली जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं वो हम लोग 2 तरीके से करते हैं, 2 तरीके से करते हैं। पहले हम लोग कन्वेंशनल वेल्डिंग और दूसरे हम लोग नॉन कन्वेंशनल वेल्डिंग। कन्वेंशनल का मतलब जो हम लोग यहाँ एनर्जी से रिलेटेड हैं। जब हम लोग मेटल कटिंग में पढ़े थे तो वहाँ टूल कांटेक्ट से रिलेटेड था और यहाँ एनर्जी से रिलेटेड है। जैसे हम लोग मान लीजिए जब इलेक्ट्रोड, और ऐसे देखिए इस तरीके से देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोड पे हमने ये डायरेक्ट एसी या डीसी पावर सप्लाई दिया और इसी एनर्जी से मेटल को हमने मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद ये वर्कपीस हमारा क्या हो रहा है, वेल्ड हो जा रहा है। तो इस तरीके की हमारी सारी वेल्डिंग कहलाती है कन्वेंशनल वेल्डिंग। और जहाँ पर इनडायरेक्ट रिसोर्स ऑफ वेल्डिंग होती है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग, तो वहाँ पहले हम एसी पावर को देते हैं और वो एसी डीसी पावर हमारी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रॉन बीम में। फिर उस बीम की एनर्जी से या उस लाइट एनर्जी से हम लोग लेजर लाइट एनर्जी से वेल्ड करते हैं। तो ऐसी वेल्डिंग हमारी कहलाती है नॉन ट्रेडिशनल या नॉन कन्वेंशनल वेल्डिंग। इसके जो एग्जाम्पल हैं हमारे हैं लेजर बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, इस तरीके से इसके एग्जाम्पल हैं। अब कन्वेंशनल वेल्डिंग की कैटेगरी देख लीजिए, वो कैसे हैं। देखिए जब कन्वेंशनल हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग हम बेसिकली 3 तरीके से करते हैं, 3 तरीके से करते हैं। पहला हमारा देखिए वर्कपीस हमारा क्या हो, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का मतलब कोई भी वर्कपीस में मेल्टिंग नहीं होगी लेकिन वेल्डिंग हमारा हो जाएगा ड्यू टू रेजिस्टेंस। जैसे अभी हम लोग बताए थे 2 इलेक्ट्रोड लेकर हमने पावर ऑन किया था। दूसरा हमारा होता है लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। लिक्विड स्टेट वेल्डिंग का मतलब जैसे हम लोग क्या करते थे, इसमें हम लोग लेते थे आर्क वेल्डिंग लेते थे, गैस वेल्डिंग लेते थे और हम लोग थर्मिट वेल्डिंग लेते थे। इस तरीके की वेल्डिंग में जब हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो हमारा वर्कपीस पहले मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद वर्कपीस भी मेल्ट होगा, इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होगा, देन वेल्डिंग हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हम लोग जो करते थे वो हम लोग करते थे सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। इसमें हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोड हमारा मेल्ट नहीं होता है, वर्कपीस मेल्ट होता है, मतलब कोई एक पार्ट मेल्ट होता है और उस तरीके से वेल्डिंग होती है। जैसे हम लोग बात करें, अगर पाइप जॉइंट की बात करेंगे तो देखिए एक पाइप हमारा इस तरीके से लेते हैं
और दूसरा पाइप इसके अंदर हम लोग फिट कर देते हैं। और फिट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, गाढ़ा पेस्ट तैयार करते हैं, इसी मटेरियल का गाढ़ा पेस्ट तैयार करते हैं और उस पेस्ट का यहाँ पे लेप लगा देते हैं। तो वो पेस्ट हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, इन दोनों के बीच आकर हमारा मेल्टिंग करके वेल्ड हो जाता है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो जैसे हम लोग इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेजिंग ऑपरेशन, ये हमारा ब्रेजिंग। अब सोल्डरिंग ऑपरेशन में देखिए, सपोज करिए एक हमारे पास प्लेट होती है, अगर एक वायर को जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से सोल्डर वायर को मेल्ट कराएंगे और मेल्ट करा के इस ड्रॉप को इन दोनों के ऊपर हम गिरा देंगे। जब ड्रॉप आएगी तो ये ड्रॉप हमारा इस वायर और इस प्लेट को, ये प्लेट हो सकता है प्लास्टिक की हो, तो ना प्लेट मेल्ट करेगी ना वायर मेल्ट करेगा, लेकिन ये ड्रॉप आकर दोनों के बीच एक ज्वाइंट कंप्लीट करेगी। तो इसी को हम लोग सोल्डरिंग बोलते हैं। तो ये क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में होता है। देखिए ये दोनों सॉलिड स्टेट में हुआ और ये लिक्विड स्टेट में हुआ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। इसको दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं ऑटोजीनियस वेल्डिंग। ऑटोजीनियस ऑटोजीनियस के मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों होगा। अब जब लिक्विड स्टेट होता है तो लिक्विड आसानी से मेल्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोड और वर्कपीस दोनों मेल्ट होकर मिक्स हो जाता है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं होमोजीनियस वेल्डिंग। और ये सॉलिड स्टेट में होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। अब सॉलिड स्टेट की जो कैटेगरी हम लोगों ने डिफाइन किया उसकी देखिए, सॉलिड स्टेट बेसिकली हम लोग 4 तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। पहला हम लोग कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग का मतलब जैसे आप लोग फेविक्विक का यूज करते हैं, सेम उसी तरीके से वही फेविक्विक होता है, वहाँ पाउडर मेटल होता है। जब आपके बाइक का इंजन, सपोज करिए आपके बाइक का इंजन नीचे से क्रैक हो जाए तो वहाँ आप वेल्डिंग करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो उस क्रैक में क्या करते हैं, एक मटेरियल आता है, उस पाउडर मटेरियल को उसके अंदर भर देते हैं और एक फेविक्विक टाइप का लिक्विड होता है और उस लिक्विड को उसके ऊपर हम ड्रॉप के रूप में गिराते हैं तो वो दोनों के बीच में जाकर वेल्डिंग कंप्लीट करता है। ऐसी वेल्डिंग को बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग के बाद दूसरी होती है डिफ्यूजन वेल्डिंग। अब सब वेल्डिंग का कैटेगरी अब अलग अलग हम लोग शुरू करेंगे, बस अभी ये जान लीजिए। नेक्स्ट आपका होता है फ्रिक्शन वेल्डिंग। और नेक्स्ट आपका होता है हॉट फोर्ज वेल्डिंग। हॉट फोर्ज वेल्डिंग। इस तरीके से 4 वेल्डिंग हमारी होती है किसकी, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की। अब लिक्विड स्टेट में हमने क्या किया, आर्क वेल्डिंग हमने किया, गैस वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग। तो जो आर्क वेल्डिंग की कैटेगरी है वो थोड़ा सा जान लीजिए। आर्क वेल्डिंग हमारी कितने कैटेगरी में होती है, तो देखिए पहली हमारी होती है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। दूसरी हमारी जो होती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है इसको हम लोग कितने कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग की जो कैटेगरी हमारी होती है वो हमारी होती है बट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, कॉमा प्रोजेक्शन वेल्डिंग। इस तरीके से रेजिस्टेंस वेल्डिंग की 4 कैटेगरी होती है। और लास्ट में जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की कैटेगरी होती है, ये केवल ऐसे हम बोल दे रहे हैं, स्पेस यहाँ पे नहीं है। देखिए जैसे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग हमारी होती है तो इसमें हमारी होती है आर्क वेल्डिंग होती है, कार्बन आर्क वेल्डिंग होती है, टंगस्टन मतलब TIG टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होती है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होती है, उसी को हम लोग GTAW मतलब गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग या मेटल इनर्ट आर्क वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग कंप्लीट होता है।
अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने वेल्डिंग ऑपरेशन को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। चलिए हम अपना लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।